जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। आज रविवार की प्रातः इतनी सुबह समय पर, वो भी 3.25 साल के अंतराल के बाद अपने इस सेमिनार में मिल रहे हैं, 33वां। इसके लिए सबसे पहले तो ईश्वर को तो धन्यवाद क्या करें, बट बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हमको दोबारा 3.25 साल बाद मौका दिया। लेट्स बिगिन अगेन। और उससे ज़्यादा आप सब अपने स्वयं के लिए ताली बजाएं, जो इतनी संख्या में समय पर आकर आपने हमारे जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद एवं अग्रवाल विकास ट्रस्ट पे विश्वास किया। उसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। पिछले 32 सेमिनार में से करीब 30 सेमिनार हमने फिजिकली यहाँ किए थे। 2 वेबिनार कोविड पेंडेमिक के टाइम ने हमने 2 वेबिनार भी आयोजित किए थे। उसके बाद फिर एक ब्रेक लगा और आज आप सबके आशीर्वाद से पहली बार ये सेमिनार के साथ वेबिनार भी आयोजित हो रहा है। बहुत लोग हम लोगों से, जो हमारी आयोजक टीम है, उनसे बड़ा रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारे लिए क्या, सूरत वालों के लिए तो आप ये चीज़ दे रहे हैं, पीछे से लिंक नहीं मिलती थी और जो लाइव देखने का लोगों को एक फ़ायदा मिलता है, ऑन टाइम मिलता है। तो इसलिए इस बार हमारा पहला प्रयास है कि इस वेबिनार को हम थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइव दिखाएं। आप लोग विश्वास करिए, अमेरिका, लंदन, यूके, ऐसे देशों से हमसे लिंक मांगी जा रही है जहां टाइम डिफरेंस है। कुछ लोग तो ये कमिटेड है, हमारे लिए 3 बजे हो दोपहर रात के कि 4 बजे हो, हमको ये वेबिनार देखना है। हमको बहुत सारे आपके वेबिनारों से या जो समय समय पे मिलते थे उसका बेनिफिट मिला है। तो आज सबके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसका मतलब लाइव वेबिनार है, इसका मतलब जो लोग फिजिकल आ सकते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पिक्चर आप घर में देखें अपनी टीवी पे या भले ही होम थिएटर, और एक थिएटर हॉल में देखें तो बहुत अंतर है। तो ये जो यहाँ देखेंगे इसका इम्पैक्ट है, उसका आज आपको उदाहरण भी मिलेगा। पिछले सेमिनार से कैसे लोगों ने फ़ायदा लिया, अपने कितने अनगिनत लोगों ने लिया, उसमें से कुछ लोग आज प्रेजेंस हैं, उनकी भी हम 1-2 मिनट शेयरिंग कराएंगे इस सेमिनार से। हमारे पिछले 32 सेमिनारों की नीचे DVD CD भी अवेलेबल है और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि DVD और CD से बाहर निकल के कैसे इसकी YouTube लिंक भी दी जाए। तो हमारे अगले सेमिनार तक शायद हम उसमें सक्षम हो पाएँ, तो फिर आपको फिजिकल कोई भी DVD CD लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए, दीप प्रज्वलित के लिए मैं विनय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के अपने जो गेस्ट हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध दापटे, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, श्याम भाई गुप्ता, बाबूलाल जी मित्तल, हमारे बाबूजी को एक फ़ोन पे अवेलेबल हुआ, डॉक्टर कौशल पटेल, डॉक्टर अजय जैन साहब, जो हमारे जिनके सेमिनार हो गए, उन सबसे निवेदन है गौरी भाई कोकड़ा जी की कृपया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। अब मैं विनय भाई को बुलाना चाहूँगा। वैसे तो डॉक्टर आप्टे के लिए एक चीज़ आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं कि सबसे पहले 2012 में डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे साहब की प्रेरणा से ही शुरुआत हुई। उन्होंने एक सेमिनार बोला था अपने को ऑर्गेनाइज करना है इसी के ऊपर, और ये प्रभु की कृपा है, आप सबका सहयोग और साथ है कि आज हम 33वें सेमिनार में बैठे हैं। तो पहले डॉक्टर आप्टे के लिए सारुआत की ये प्रेरणा स्रोत। डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय देने के पहले मैं कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा से निवेदन करूंगा, डॉक्टर आप्टे का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। बाबूलाल जी मित्तल साहब और श्याम भाई गुप्ता से निवेदन करूंगा, एक हमारे जीवन आदर्श उत्कर्ष की तरफ से मोमेंटो दे के सम्मान करें। वैसे
एक प्रेरणा और हो रही। वैसे तो मना किया था, हमारे बीच में डॉक्टर RN वर्मा जी भी बैठे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट, जिन्होंने हमने उनका भी एक सेमिनार किया था, नी रिप्लेसमेंट का केस। एनी एज ग्रुप हो, कितनी ही तकलीफ हो, हम कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा उसके उदाहरण सबसे पहले सामने हैं। 2013 में नी रिप्लेसमेंट होना था, मैंने व्हील चेयर पर घुमाया उनको फॉरेन में, और आज 9 साल बाद वो बाकायदा सब दूर घूम फिर रहे हैं, देश विदेश सब जगह जाते हैं, और कोई भी नी रिप्लेसमेंट का केस नहीं। और ऐसे अनगिनत केस किए हैं हमने। ठीक, तो डॉक्टर RN वर्मा का भी हम लोग ताली से सम्मान करें एक बार खड़े होके। एक बुक के लिए मैं निवेदन करूंगा, गौरी शंकर जी कोकड़ा और गजानन जी मालपानी, डॉक्टर आपटे का एक हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देके सम्मान करें। गजानन जी मालपानी और गौरी शंकर जी कोकड़ा, डॉक्टर आपटे को हमारे जीवन आदर्श उत्कर्ष की तरफ से हमारे विनय भाई स्पेशल चॉइस करके पुस्तक लाते हैं, जो डॉक्टर्स लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हर जगह इत्री नहीं महका करते, हर जगह इत्री नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। हर जगह इत्री नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। ऐसे डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे के बारे में वैसे तो पूरा सूरत जानता है, फिर भी विनय भाई से निवेदन करूंगा एक संक्षिप्त परिचय दें। भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सबका फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि संडे के दिन आप इतना कीमती समय निकाल के आए। मैं संजय सरावगी जी और राजीव गुप्ता और पूरे अग्रवाल विकास ट्रस्ट के जो सपोर्ट टीम है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके कारण हम ये सेमिनार करते आए और आगे भी करते रहेंगे। मेरे कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल बांगड़ और पूरी टीम का भी धन्यवाद। और अपने व्यस्त समय निकाल कर ये सेमिनार अटेंड करने के लिए डॉक्टर आपटे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आना चाहिए आपको सेमिनार में? संक्षिप्त में 2-3 चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ह्यूमन बॉडी जो है एक वो गॉड का एक मास्टर क्रिएशन है। इसको जानने के लिए आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। काफ़ी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको लाइफ में पता ही नहीं होगी। अलग अलग बीमारी क्यों होती है और उसका क्या प्रिवेंशन है, वो आपको जानकारी ऐसे सेमिनार में मिलेगी। कभी कभी हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि हमें प्रॉब्लम है, उन सिग्नल को कोरिलेट करना कि ये एग्जैक्टली है क्या। अगर हम हमारे सभी सेमिनार की अगर कंसोलिडेटेड नॉलेज देखें तो हमको लगभग आइडिया लग जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, और हम अपना वो इलाज उतना जल्दी करा पाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी में क्या करना है, ये हमें नॉलेज मिलेगी। मॉडर्न मेडिसिन और लेटेस्ट डेवलपमेंट जिस स्पीड में मूव करता है हम सोच भी नहीं सकते। हर साल नई ट्रायल्स होती है, नई मेडिसिन आती है, उन सब की नॉलेज भी आपको इन सेमिनार के द्वारा मिलेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज या सभी सेमिनार में जो हम डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं वो अपने 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस, वो कॉन्सेंट्रेटेड जूस आपको 1 घंटे में दे रहे हैं। ये आपको और कहीं नहीं मिल सकता। संक्षिप्त में मैं डॉक्टर आपटे साहब के लिए आपको बताऊंगा कि आपने MBBS और MD उदयपुर से किया, फिर DM न्यूरोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया, जो इंडिया का वन ऑफ द प्राइम मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सूरत सिटी के आप पहले न्यूरोफिजिशियन रहे, आज से 30 साल पहले लगभग प्रैक्टिस चालू की, और आज तो समझ लो सिटी में मल्टीपल अपने न्यूरोफिजिशियन है। बट सबसे पहले आपने एज अ न्यूरोफिजिशियन हमारी सिटी को मिला और उसकी सर्विसेज मिली। अभी तक मेरी कंजर्वेटिव थॉट के हिसाब से सर ने मोर देन 5 लाख कंसल्टेंसी कर ली है। कितना एक्सपीरियंस, कितनी मतलब डेप्थ। बाद में आज से 5 साल पहले उन्होंने अपने कलीग के साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, जिसकी सर्विसेज इस सिटी को बहुत ही अच्छे रूप में मिल रही है।
and we are privileged to have such a premier institute, super speciality hospital in our city. दूसरी बात, आज आईएनएस को 2 सीट न्यूरो फिजिशियन की और 1 न्यूरो सर्जन की, डीएनबी की 3 सीट मिल गई। तो हम बात कर रहे हैं 25 साल पहले, तो हमारे 30 साल पहले न्यूरो फिजिशियन की बात कर रहे हैं, आज तो उसकी फैक्ट्री लगा दी कि हर साल हम 3 प्रोड्यूस करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है इस सिटी के लिए। सिट्स में गैस्ट्रेंटोलॉजी, भारत कैंसर में ऑन्कोलॉजी, मल्टीपल डॉक्टरेट की सीटें इस सिटी को मिल गई है। इसी के साथ संक्षिप्त में ये अपने डॉक्टर साहब का वो, अब उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आज के सेमिनार की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि डॉक्टर आप्टे आएँ, हमारे पिछले 32 सेमिनार में से 2 की स्पीकर थे। एक को तो हमने हमारी सिल्वर जुबली 25वें पे राजस्थान से विशेष रूप से बुलाया था, फर्स्ट न्यूरो फिजिशियन ऑफ राजस्थान, जिन्होंने अपनी लाइफ काल में करीब 40 लाख पेशेंट देख लिए थे, डॉक्टर अशोक जी पनघड़िया। और एक वेबिनार हमने डॉक्टर अशोक जी कापसे का भी किया था पेंडेमिक के टाइम, कोविड में। कोई प्रभु की लीला है कि ये दोनों डॉक्टर्स हम गंवा चुके हैं, वो भगवान के पास पहुंच चुके हैं कोविड के टाइम पे, और दोनों ही कोविड से गए। एवं बहुत सारे ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी श्रद्धांजलि रूप में शांति के लिए 1 मिनट का पूरा सदन मौन रखेगा, उन सब की आत्मा की शांति के लिए। नीचे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बाद कोई लेना चाहिए। अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा। ओम शांति शांति। एक सूचना और है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में नीचे फ्री वैक्सीनेशन कैंप चालू है। इस प्रोग्राम के बाद जो भी इसका लाभ ले सके, या जिनके बूस्टर डोज नहीं लगे हैं या सेकेंड डोज जिसका जो बाकी है, नीचे फ्री कैंप है, उसका आप लोग सेवा का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे को मैं इनवाइट करूंगा, आपके और मेरे बीच में समय ख़त्म करके। इस बीच में एक चीज़ और चाहेंगे कि ये सेमिनार का क्या बेनिफिट मिलता है। ये सेमिनार से बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे सब सेमिनार से मिला। इस बीच का बेनिफिट लेने वाले मैं 1 या 2 व्यक्ति को इनवाइट करूंगा, वो 1 या 2 मिनट में अपनी शेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं श्याम भाई गुप्ता, क्योंकि ये जो दोबारा डॉक्टर आप्टे का प्रेरणा हुई कि इनसे शुरुआत की जाए, इसके डॉक्टर श्याम भाई गुप्ता विटनेस हैं कि उन्होंने इस सेमिनार का क्या फ़ायदा लिया, क्योंकि वो पिछले करीब सभी सेमिनार तकरीबन उन्होंने अटेंड किए हुए हैं। श्याम भाई गुप्ता। आज के मुख्य अतिथि एवं आज के मुख्य वक्ता श्री अनिरुद्ध आप्टे साहब, जीवन उत्कर्ष समिति के पदाधिकारी श्री श्रीकांत जी मुंद्रा, श्री विनय भाई अग्रवाल तथा सभी कार्यकर्ता एवं आमंत्रित मेंबर्स, जीवन उत्कर्ष समिति की 33वीं इस सभा के अंदर लगभग मैं 25 पीछे जो सभाएं हैं उनको अटेंड कर चुका हूं, और उसका एक जीता जागता मेरे पास में उदाहरण है उस अवेयरनेस का। सभी तरह की सेमिनारें मैंने अटेंड की हैं, सभी डॉक्टर्स की सेमिनारें अटेंड की हैं, उसमें आप्टे साहब की भी पीछे सेमिनार में अटेंड कर चुका हूं। मुझे पिछले 31 मार्च को एक स्ट्रोक का अटैक आया, पैरालिसिस का अटैक। रात को लगभग 11:30 बजे तो मैं आराम से सोया था। 1 बजे के आसपास नेचुरल कॉल के लिए उठा तो मुझे लगा कि भाई मेरा बायां हाथ काम नहीं कर रहा है। वाइफ को उठाने के लिए आवाज़ लगाई तो मालूम पड़ा कि आवाज़ भी चली गई है। अब ये पहले की सेमिनारें मैंने अटेंड की हुई थी, इसलिए तुरंत मैंने वाइफ को हिला करके जगा करके तुरंत अस्पताल के लिए जो है तैयार किया, और सीधे आईएनएस हॉस्पिटल के लिए हम लोग गए। वहाँ पे रात को 1:30 बजे डॉक्टर आप्टे साहब खुद एक कॉल के ऊपर 15 मिनट के अंदर हाजिर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवाया, और आज मैं आपके समक्ष परफेक्ट 98-99% वापस से रिकवर होकर के
हाज़िर हूँ। मैं डॉक्टर आप्टे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ही इज़ लाइक अ सेवियर इन माय लाइफ। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये सेमिनारों को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस के लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, जिससे कि आपको सभी तरह की जो हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ हैं उसकी पूरी अवेयरनेस मिलती है। धन्यवाद। मालपानी से अनुरोध करूंगा, उनके साथ खुद के साथ भी ऐसी घटना घटी थी और पिछले सोमवार को भी एक ऐसा ही इंसिडेंस आया और उनकी तत्परता से कैसे हुआ, 1 मिनट के लिए चाचा जी। उत्कर्ष समिति एवं पधारे सभी मेहमान, मेरे साथ में करीब 10 साल पहले ये घटना घट चुकी जो श्याम भाई ने अभी बताई। और अभी लास्ट वीक में सोमवार के दिन श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा चल रही थी। घर पे हमारे कंवर साहब आए हुए थे, सुरेंद्र जी काबरा। उनको थोड़ा हाथ में करंट टाइप महसूस हुआ, तो मैं तो समझ गया था कि इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोला गेट अप, उठा और सीधा हम गाड़ी में बैठा के और सीधे डॉक्टर के पास, आप्टे साहब के पास, श्रीकांत को गाड़ी से ही फ़ोन कर दिया था और वहाँ INS ले गए। उनका इमीडिएट 5 मिनट में इलाज चालू हो गया और वो सेफ़ हैं। तो इन सेमिनार्स से ये शिक्षा ज़रूर मिलती है कि कोई भी चीज़ अपने को हो, उनका इमीडिएट एक्शन हो जाए तो आदमी की लाइफ सेव हो जाती है। थैंक यू। इस केस में एक चीज़ का और ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि जो चाचा जी बता रहे हैं, पिछले सोमवार को वो किसी डॉक्टर के पास गए और वो भी अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो डॉक्टर साहब ने उनको B12 का इंजेक्शन दे दिए कि B12 की कमी है। चूँकि उनके सेमिनार अटेंड नहीं किए थे तो वो B12 मान के चाचा जी के पास पूजा के लिए शांति से बैठे थे। चाचा जी ने उठाया कि वो समझ गए कि ये B12 की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं ये न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ है। चूँकि वो सेमिनार अटेंड कर चुके थे, खुद एक्सपीरियंस कर चुके थे, और जब डॉक्टर आप्टे के पास पहुँचे तो डॉक्टर आप्टे ने ये बोला कि आप जीता जागता बम लाए हो। ऐसा ही कुछ है कि अगर ये समय से नहीं आते तो पैरालिसिस के स्ट्रोक में इमीडिएटली जाते और बाकी लीला है। और 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहे। लास्ट थर्सडे फ्राइडे उनकी छुट्टी हुई थी। तो ये अलर्टनेस, अवेयरनेस और सिम्टम्स पकड़ने का तरीका जो हम सेमिनार स्पेसिफिक हर फील्ड के करते हैं, उसमें आपको उस बीमारी के सिम्टम्स पकड़ना है और उसके जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल, उसमें जाना है, ना कि कोई जनरल प्रैक्टिशनर के पास। आप डॉक्टर आप्टे से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना सेमिनार स्टार्ट करें। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की जो प्रेरणा है उससे शुरू हुए इन सेमिनारों की वजह से कई हमारे शहर के नागरिकों को समय सूचकता से सिम्टम्स पकड़ने का जो ज्ञान मिला है, उसकी वजह से उनका जो रोग और डिसीज़ प्रोसेस है वो बहुत जल्दी पकड़ में आके और बहुत जल्दी ठीक हो गया। उदाहरण के लिए जैसे हम कहीं आग लगती है, चिंगारी लगती है और चिंगारी को ही बुझा दिया जाए तो कुछ नहीं होता, सब सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आग लग जाए मकान में तो अंत में हमारे हाथ में तो राख ही लगती है, मकान नहीं रहता, राख ही लगती है। सो दिस इज़, ये जो सेमिनार्स का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम चिंगारी को पहचान लें और चिंगारी को पहचान के उसको वहीं उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो जो हमारा शरीर रूपी घर है उसमें आग नहीं लगे, क्योंकि आग लगी तो फिर राख के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा। सो आज से लगभग 10 साल पहले जब स्ट्रोक के लिए नया ट्रीटमेंट आया था, नया ट्रीटमेंट तो अमेरिका में 96 में लॉन्च हो गया था, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस उस ज़माने में नॉलेज का आदान प्रदान तो होता था लेकिन आज की तेज़ी से नहीं होता था। तो वो इंजेक्शन इंडिया में लगभग 2008 में आया है। हमने 2008 से उसको यूज़ करना शुरू भी किया। फिर जब उसके रिज़ल्ट्स 2-3 साल हमने देखे खुद, येस इट इज़ ए वेरी गुड ट्रीटमेंट, तो और इस ट्रीटमेंट का अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं था कि ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है स्ट्रोक के लिए। पहले ये माना जाता था कि पैरालिसिस हो गया, काम ख़त्म, बस राम नाम जपो, धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये ट्रीटमेंट की उपलब्धता जो है
उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता लाने के लिए मैंने श्रीकांत से बोला कि लेट अस कॉल आवर क्लोज फ्रेंड्स, एटलीस्ट हमारे नज़दीकी जो मित्र लोग हैं उनको तो बुलाएं और उनको एटलीस्ट ये बताएं कि हम अभी इस तरह के एडवांसेस हो रहे हैं, तो हमारे जो मित्र लोग हैं उनके परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दे कैन सीक दिस ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट। पहला सेमिनार का टारगेट हमारा 100-125 हमारे मित्र लोग थे और वो माहेश्वरी भवन में हुआ था। लगभग 125 की जगह 150-200 लोग आए थे, शायद आई थिंक 300 लोग आए थे। एंड ये बात उस टाइम अग्रवाल विकास ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे श्याम भाई गुप्ता, और उनको इस चीज़ का पता लगा एंड देन ही इंसिस्टेड अपॉन श्रीकांत कि ये जो पब्लिक अवेयरनेस का जो टॉक है इट इज़ फॉर द सोसाइटी, एंड उस समाज के प्रति अग्रवाल विकास ट्रस्ट का भी कोई जो कर्तव्य है, तो इसके बाद जो भी सेमिनार होगा वो अग्रसेन भवन में होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अग्रसेन भवन उसके लिए कोई फाइनेंशियल वो नहीं लेगा। तो ये उस समय श्याम भाई गुप्ता की जो लीडरशिप कहिए या गुड विल, गुड नेचर कहिए, उसके तहत आज हम सब यहाँ बैठे हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम। ये एक छोटा सा रिकैप था जो हम इतने सालों से ये सेमिनार कर रहे हैं, मोर देन 11 years नाउ। सो लेट अस बिगिन। ये 12वें साल में मैं तीसरी बार रीएनफोर्स कर रहा हूँ इसी चीज़ को, क्योंकि हर बार मैं चाहता हूँ कि नए श्रोता सिम्टम्स स्ट्रोक के समझें। और स्ट्रोक ऐसी एक डिसेबलिंग बीमारी है कि अगर पूरा स्ट्रोक हो गया तो उस व्यक्ति को जिसको स्ट्रोक होता है वो तो लाचारी में आ ही जाता है, लेकिन पूरा परिवार लाचारी में आ जाता है। क्योंकि अगर पैरालिटिक आदमी कोई बिस्तर पे पड़ा है तो उसके पीछे पूरा घर उस आदमी के पीछे लग जाता है। घर की सोशल फैब्रिक, घर की इकोनॉमिक कंडीशन सब एक स्टेप नीचे उतर जाती है। तो स्ट्रोक नहीं हो और अगर हो जाए तो उसको जितनी जल्दी हो सके हम ट्रीट करें, उसके लक्षण पहचानें। वो आज इस सेमिनार का उद्देश्य है कि आप सब लोग ध्यान से सिम्टोमेटोलॉजी पे ध्यान रखिएगा जो यहाँ मैं बताऊँ, सो दैट यू कैन रिकग्नाइज, आप पहचान सके कि ये शायद स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। और स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं तो इमीडिएटली आप मेडिकल हेल्प, यू कैन सीक मेडिकल हेल्प, आप मेडिकल हेल्प तुरंत ले सकें। सो लेट अस बिगिन। आज स्ट्रोक के ऊपर बोलूँगा और लास्ट में मैं कुछ 5-10 स्लाइड्स हैं एपिलेप्सी के ऊपर भी बोलूँगा। एपिलेप्सी भी बहुत एक मिर्गी खींच जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत रैम्पेंट एक बीमारी है जो कि काफ़ी बड़ा एक सोशल स्टिग्मा अपने साथ लेके चलती है आज की तारीख में भी, और जबकि बहुत ही अच्छे से ट्रीटेबल बीमारी है वो। तो उसके संबंधित भी कुछ मैं लास्ट में 10 मिनट में जानकारी दूंगा। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन लेस देन एन आवर। अगर कुछ थोड़ा डिटेलिंग हो जाए तो 5-7 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो सकता है। अगर आपको लगे बहुत लंबा खींच रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं उसको कर्टेल कर दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन व्हेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड सप्लाई फॉर टू लॉन्ग। ब्रेन का, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है और उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्किट्स हैं, और वो सर्किट्स को जागृत रखने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। क्योंकि सर्किट्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी किससे मिलती है? ब्लड से मिलती है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज होता है। जो बॉडी में हमारे, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है और वो ब्लड खून की नलियों के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, और वो ग्लूकोज डिफ्यूज़ होके खून की नलियों से निकल के ब्रेन के टिश्यू को पोषण देता है। तो अगर खून की नली बंद हो जाए तो ब्रेन के सेल्स का पोषण खत्म हो जाता है। और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना ऑक्सीजन के और बिना ब्लड सप्लाई के जो है वो 3 मिनट से ज़्यादा
जीवित नहीं रह सकता। अगर 3 मिनट के अंदर ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर दी जाए तो ब्रेन जो है उसका सेल कोई भी डैमेज नहीं होता। लेकिन 3 मिनट में तो स्वाभाविक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि पता लगाने में ही लग जाता है कि इसको स्ट्रोक हो रहा है। लेकिन जो ब्लड वेसल बंद होता है, जो खून की नली बंद होती है, उसके आसपास का एरिया भी धीरे 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 ब्लड और ऑक्सीजन से वंचित होने लगता है और वो जो डैमेज्ड एरिया है वो धीमे धीमे उसका साइज़ बढ़ने लगता है। और जो साइज़ बढ़ने लगता है तो हमारे स्ट्रोक के सिम्टम्स और फैलने लगते हैं। पहले उंगली काम नहीं कर रही या पहले मुंह टेढ़ा हो गया, आवाज़ बदल गई, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो धीरे धीरे बढ़ के हाथ में आ गया, और आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो कंप्लीट पैरालिसिस में कन्वर्ट हो गया। तो जो पहले सिम्टम हैं उनको पहचान के तुरंत हमको मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि वो पैरालिसिस आगे फैले नहीं। चिंगारी तो लग गई, लेकिन वो चिंगारी आग में, आग की लपट में नहीं बदले, इसके लिए हमको स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना है। सो खून की जो सप्लाई है ब्रेन की, वो 2 तरीके से बंद हो सकती है। या तो जो खून की नली ब्रेन में जा रही है उसके अंदर कोई क्लॉट हो जाए, जैसे हमारी पानी की पाइपलाइन होती है, कॉरपोरेशन से पानी आता है, उसमें कचरा फंस गया तो पाइप में, नल में पानी नहीं आएगा। और दूसरा संजोग जब नल में पानी नहीं आएगा वो कब होता है, अगर पानी की पाइपलाइन फट जाए। तो पाइपलाइन फट जाए तो भी ब्लड नहीं है, पानी नहीं आएगा, और पाइपलाइन में ब्लॉक हो तो भी पानी नहीं आएगा। सेम थिंग ब्रेन में होती है। खून की नली में अगर कचरा रूपी ब्लड क्लॉट अटक गया तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई, या फिर खून की नली फट गई बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या और कई कारण से, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, सामान्य भाषा में लकवा, पक्षाघात या पैरालिसिस। ये जो फिगर मैंने बताया है ये आपको स्ट्रोक की साइंस के बारे में सब कुछ बता देगा। ये खून की नली आप देख रहे हैं जो कि 2 में विभाजित हो रही है। जो लेफ्ट साइड में विभाजन हो रहा है वहाँ पे ये रेड जो चीज़ दिख रही है, जो थ्रोम्बस लिखा हुआ है जिसको मैंने, वो ब्लड का क्लॉट है। अब देखिए, जो ब्लड का क्लॉट यूजुअली जहाँ पे आर्टरीज का बाइफर्केशन होता है वहाँ बनता है, क्योंकि ये सिंपल फिजिक्स है, जहाँ पे भी बाइफर्केशन होगा वहाँ टर्बुलेंस ज़्यादा होगी, और टर्बुलेंस ज़्यादा होगी तो जो स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, साइंस, अगर आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट्स अगर हैं तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो में क्लॉटिंग नहीं बनती है, कचरा नहीं अटकता है। लेकिन कहाँ भी जहाँ भी टर्बुलेंस होगी वहाँ कचरा अटकता है, और जब भी आर्टरीज का बाइफर्केशन होता है वहाँ टर्बुलेंस बनती है, वहाँ क्लॉट बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने वाली जो नस है उसमें ये क्लॉट की वजह से टोटल ब्लॉकेज हो गया। अब ये जो ब्लॉकेज हुआ पहला, इसकी वजह से कुछ सिम्टम आए। जिस एरिया में खून की नस बंद हो गई उस एरिया की सर्किट आपकी फेल हो गई, और जैसे ज़बान या बोलने वाली एरिया ब्रेन का, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई तो आपकी आवाज़ में तुतलाहट आ गई, आवाज़ टोटली बंद हो गई। लेकिन आवाज़ तक सीमित नहीं रहती ये चीज़। ये क्लॉट जो है आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो आर्टरी है उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स आगे बढ़ रहे हैं। नहीं भैया, नीचे वाली जो आर्टरी है उसमें छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये रेड स्पॉट्स जो हैं वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये क्लॉट फैल रहा है दूसरी आर्टरी में भी, दूसरी खून की नस में भी फैल रहा है। और ये अगर फैलेगा तो जो लकवे का असर, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ज़बान पे हुआ है तो वो लकवे का असर धीरे धीरे हाथ और पैरों में भी होने लग जाएगा। इस चीज़ को हमको प्रिवेंट करना है। तो अगर आप ये पहचान लें कि आवाज़ की तुतलाहट एक स्ट्रोक का लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़िए। डॉक्टर को घर पे मत बुलाइए। जो ट्रेंड आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले था, नहीं, फैमिली डॉक्टर को बुला लेते हैं। फैमिली डॉक्टर बिजी होगा, अवेलेबल नहीं होगा, वो उसके पेशेंट्स होंगे, वो देखेगा, घर आएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। तो तब तक तो आपका लकवा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हाथ और पैर आपके रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं, फैमिली डॉक्टर भी आके कुछ नहीं कर सकता। तो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। अगर वहाँ हॉस्पिटल आप पहुँच गए तो टाइमली आपकी बीमारी पहचान ली जाएगी, और अगर टाइमली पहचान ली गई तो उसका इमीडिएट जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, उन बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट से उसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो जो लकवा ज़बान तक सीमित था वो वहीं तक सीमित रहेगा, और हो सकता है ट्रीटमेंट से वो सुधर जाए, हाथ पैरों तक बढ़ेगा ही नहीं। सो दैट इज़ वाई अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड अर्जेंट रिकग्निशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इज़ नेसेसरी। जो स्ट्रोक के लक्षण हैं
उनको पहचानना अति आवश्यक है, ताकि आप तुरंत डॉक्टरी सहायता के लिए पहुंच सकें। अगर आप गलत भी हो गए, आपने सोचा कि भाई ये स्ट्रोक का सिम्टम लग रहा है और आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ देखा गया है भाई ये स्ट्रोक के सिम्टम नहीं है, क्योंकि ज़बान की तुतलाहट और भी कई कारण से आ सकती है। कल का ही उदाहरण दे रहा हूँ, शायद मेघोटिया जी, सुरेश जी मेघोटिया यहाँ होंगे। वो रात को 11:30 बजे फ़ोन आया, कोई एक परिचित है उनकी मदर की आवाज़ अचानक से तुतलाने लग गई थी। थोड़ी थोड़ी तुतलाती थी लेकिन कल ज़्यादा तुतलाने लग गई, तो उनको लगा कहीं ये स्ट्रोक तो नहीं है। वो 11:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ से मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला तुरंत MRI करा लीजिए, अगर स्ट्रोक होगा तो हम उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, नहीं होगा तो रूटीन ट्रीटमेंट लिख के घर भेज देंगे। फॉर्चुनेटली स्ट्रोक नहीं निकला, उनको ट्रीटमेंट लिख के घर भेज दिया। तो डाउट होते ही हॉस्पिटल पहुंच जाइए। अगर स्ट्रोक है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, नहीं तो आपको रूटीन दवा लिख के घर भेज दिया जाएगा। रिस्क अपने बलबूते पे नहीं लेने का। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस आई विश टू क्रिएट अमॉन्ग्स्ट एवरीबडी प्रेजेंट हियर, कि आपकी अवेयरनेस इतनी हो जानी चाहिए। कुछ नहीं निकलता है, अपना टेस्ट कराइए, दवाई लिखाइए, घर चले जाइए। कुछ है तो कम से कम इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये जो स्लाइड है इसमें खून की नली जो फटी हुई है, वो नीचे वाले फोटो में देखिए, खून की नली फट गई और वो रेड कलर का क्लॉट जो दिख रहा है, ये नली के फटने से क्लॉट बन गया और वो बिकॉज ब्लड का लीकेज शुरू हो गया तो आगे ब्लड की सप्लाई कम हो गई। इसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं और इसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। और ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जो आपको जानना आवश्यक है। इसके और भी कई कारण होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो खून की नस नहीं फटे, इसके लिए आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका ब्लड प्रेशर नियमित रूप से नापाते रहें और उसको कंट्रोल में रखें। जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो दवाई नियमित रूप से लेते रहें। इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक रिड्यूसेस बाय मोर देन 70% अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं तो। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो आपके स्ट्रोक होने की संभावना 70% बढ़ जाती है। अगर आप उसको कंट्रोल में रखेंगे तो 0 तो नहीं होती है, लेकिन 70% कम हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई का एक छोटा सा पिक्चर है। हार्ट से निकलने वाली जो नीचे सबसे नीचे नस देखिए वो हार्ट से निकल रही है और वहाँ से ये खून की नसें डायरेक्ट ब्रेन में जा रही हैं। जो आगे वाली आर्टरी है इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं और जो पीछे वाली आर्टरी है, नीचे गर्दन से निकलने वाली पीछे वाली आर्टरी, वो ब्रेन के पीछे वाले हिस्से को सप्लाई करती है, उसको बेसिलर आर्टरी बोलते हैं। सो ये दो मेन सर्कुलेशन होते हैं। जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो 2 होती है, आगे से आती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और ये यहाँ से आते हुए ब्रेन के अगले हिस्से को सप्लाई करती है। और जो पीछे वाली बेसिलर आर्टरी होती है, बिकॉज हमारा जो छोटा मगज जिसको बोलते हैं ब्रेन का पिछला हिस्सा छोटा होता है, इसलिए उसको एक ही आर्टरी सप्लाई करती है और वो बेसिलर आर्टरी कहा जाता है उसको। तो ये 3 बड़ी आर्टरीज होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं। 2 कैरोटिड आर्टरीज जाती हैं यहाँ से और एक पीछे से ब्रेन की छोटे हिस्से को सप्लाई करने वाली बेसिलर आर्टरी जाती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो हम मॉनिटर लेके क्या करेंगे, माउस लेके क्या करेंगे, कीबोर्ड लेके क्या करेंगे। हार्ड डिस्क इज़ द एसेंस ऑफ ए कंप्यूटर। उसी तरह से ब्रेन हमारे बॉडी का एसेंस है, वो बॉडी की हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क में कभी भी किसी तरह का फेलियर नहीं आना चाहिए, इसलिए कुदरत ने उसकी ब्लड सप्लाई प्रचुर मात्रा में ब्लड सप्लाई बना रखी है। 2% बॉडी वेट होता है ब्रेन का, लेकिन वो बॉडी का 20% ब्लड सप्लाई ले लेता है। 1 घंटे में हार्ट पंप करता है, 1 मिनट में हार्ट पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। 5 लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट 1 मिनट में, और उस 5 लीटर में से 1 लीटर ब्लड ब्रेन में चला जाता है। यानी कि 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई विच इज बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट goes to the brain, which weighs just 2% of the body weight. Bones, muscles, हमारे GI सिस्टम, ये सब ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई ब्रेन से कहीं ज़्यादा कम होती है और ये कुदरत ने बनाया है। सो बिकॉज ब्रेन, कुदरत, द नेचर नोज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उसका 20% बॉडी का ब्लड सप्लाई वहाँ चला जाता है। अब
मेन मुद्दे पे आते हैं कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वो सिम्टम्स खास करके जो आपको तुरंत पहचान लेने पड़ेंगे। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दो सिम्टम्स एट द अर्लीस्ट। कई साइंस सिम्टम्स होते हैं जो स्ट्रोक की वजह से हो सकते हैं, बड़े माइनर से लेके मेजर तक। एंड कुछ लोगों को बहुत माइनर इफेक्ट आता है और वो चला भी जाता है, 10 मिनट में गायब भी हो जाता है। जैसे हाथ में झंझनी आई, गजानन जी ने बताया कि इनके एक मित्र थे जो पूजा करने आए लास्ट सैटरडे, उनके हाथ में झंझनी आई, एक दिन पहले शाम को झंझनी आई, थोड़ा हाथ कमज़ोर पड़ गया, उन्होंने हाथ की मालिश वालिश खुद ही कर ली, ठीक हो गए 10 मिनट के अंदर। अगले दिन सुबह फिर हुआ और गजानन जी के घर पे बैठ के पूजा करे थे, उस दिन फिर हुआ ड्यूरिंग पूजा। बिकॉज गजानन जी वॉज अवेयर कि ये स्ट्रोक का सिम्टम है, वो उनको तुरंत लेके आए। और वो उनको ऑलरेडी जो पेशेंट को लेके आए थे उनको 2 छोटे स्ट्रोक हो गए थे और वो 15 मिनट में ठीक भी हो गए थे। ये छोटे स्ट्रोक्स को हम बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। बहुत छोटा सा क्लॉट गया, वो कुदरती हिसाब से अपने आप डिज़ोल्व भी हो गया, क्योंकि बॉडी में क्लॉट डिज़ोल्विंग खुद के मैकेनिज़म्स भी होते हैं। तो वो बॉडी जैसे ही क्लॉट बनता है, बॉडी उसको डिज़ोल्व करने में लग जाती है। लेकिन अगर वो क्लॉट बहुत बड़ा हो तो वो मैकेनिज़म्स फेल हो जाते हैं। छोटा क्लॉट हो तो बॉडी उसको खुद डिज़ोल्व कर लेती है। तो वो 2 बार तो उनके, वो सज्जन जो आए थे उनके क्लॉट्स डिज़ोल्व हो गए। तीसरी बार भी हुआ, वही सिम्टम आए, मालपाणी जी ने देखा हाथ कमज़ोर है, जब तक मेरे पास पहुँचे तब तक फिर ठीक हो गए थे, वो क्लॉट फिर डिज़ोल्व हो गया था। लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्लॉट बन रहा था, तो पता पड़ गया कि ये स्ट्रोक है। तुरंत MRI किया गया, उसमें पता पड़ा 2 पुराने क्लॉट्स हैं और जो मेन आर्टरी जो इधर से जाने वाली वो ब्रेन में 90% ब्लॉक थी। तो इट वॉज लाइक ए टाइम बॉम्ब। अगर वो 100% ब्लॉक होती या उसको ध्यान नहीं दिया जाता तो वो 90 का 100% ब्लॉक कभी भी कन्वर्ट हो जाता और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता। उनका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया गया एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ही वेंट होम वॉकिंग। जो चिंगारी थी उसमें पता लग गया, उसको आग की ज्वाला में तब्दील होने से बचा लिया गया। सो ये सिम्टम्स जो छोटे छोटे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये आपको पहचानना आवश्यक है। और कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे, इमीडिएटली सीक मेडिकल अटेंशन। ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, हॉस्पिटल पहुँचेंगे, पता पड़ा नहीं स्ट्रोक नहीं है जी, स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ नहीं है, आप घर चले जाइए, आराम से मिठाई खाइए जाके, सेलिब्रेट कि मेरे को स्ट्रोक नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रोक है तो एटलीस्ट यू विल गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन विच विल प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। सो ये वर्ड याद रखिए, पूरे लेक्चर, पूरी आज की टॉक का सार इस एक स्लाइड में है। मैं आपको हर पिछले 10 मिनट से एक ही राग गा रहा हूँ, आपको पहचानना है, जल्दी पहचानना है सिम्टम को, बहुत जल्दी पहचानना है। और व्हाट इज़ द वर्ड टू रिमेंबर इट? बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, आप ये वर्ड याद रखिए। और ये सारे स्ट्रोक यानी लकवे के मेजर सिम्टम्स हैं। इनमें से कुछ भी दिखता है आपको, सब काम छोड़ के तुरंत जो साधन मिलता है वो पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाइए, जो नज़दीकी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में भी स्पेसिफिक आपको बताऊं, ऐसा हॉस्पिटल जहां CT और MRI की व्यवस्था हो, क्योंकि स्ट्रोक को डायग्नोज करने के लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज CT एंड MRI। नज़दीक के फैमिली डॉक्टर के नर्सिंग होम में मत जाइए, बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम। गो टू ए बिग हॉस्पिटल नज़दीकी। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप वराछा रहते हैं और अडाजन के हॉस्पिटल में जाएं, या अडाजन रहते हैं तो शहर के हॉस्पिटल में आए। जो नज़दीकी हॉस्पिटल है जहाँ पे CT MRI की व्यवस्था है वहाँ पहुँचिए। और पहुँचते पहुँचते अगर आप अवेयर हैं तो वहाँ फ़ोन कर दीजिएगा कि मेरे को स्ट्रोक लग रहा है, मैं पहुँच रहा हूँ। आप न्यूरोलॉजिस्ट को बुला के रखिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द की पर्सन हु विल रियली डायग्नोज योर स्ट्रोक। तो ये आप खुद भी फ़ोन कर सकते हैं, आपके रिलेटिव के द्वारा करवा सकते हैं कि उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके वहाँ मैसेज दे दीजिए। तो वो लोग क्या है, आपके अराइवल के लिए तैयार रहेंगे। नहीं तो इमरजेंसी में डॉक्टर कहीं अटेंड करने गया होगा, दूसरी इमरजेंसी, वो 15 मिनट बाद आएगा, उतना समय आपका ब्रेन डैमेज होता रहेगा। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट आ रहा है, वो तैयार रहेगा वहाँ पे डॉक्टर, वो अपने सीनियर को बुला के रखेगा, वो न्यूरोलॉजिस्ट को खबर कर देगा, वो रेडियोलॉजिस्ट को खबर कर देगा कि भाई MRI या CT करना पड़ सकता है, आप हाजिर रहिए वहाँ पे। सो ये सारा एक एक मिनट जो बचता है वो आपके स्ट्रोक को आगे बढ़ने से रोकेगा। सो ये सारा जो
हम इसको बोलते हैं स्ट्रोक टीम या स्ट्रोक रेडीनेस इज़ द वर्ड वी यूज़, बट उसके पीछे स्ट्रोक रेडीनेस में अगर आप खुद प्रोएक्टिव हो जाएं तो वो हॉस्पिटल ऑलरेडी आपके अराइवल के लिए तैयार रहेगा और इमीडिएट आपका विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम सारे इन्वेस्टिगेशंस और सारा काम शुरू हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, बी फास्ट, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। अचानक से आपका बैलेंस बिगड़ गया, आप चल रहे हैं और आपने देखा कि नहीं चल पा रहे हैं, एकदम से बैलेंस आपका बिगड़ गया, तो ये एक स्ट्रोक का मेजर सिम्टम होता है। और बैलेंस का बिगड़ना जो है वो छोटे मगज की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है। सो बैलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, लॉस ऑफ बैलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हरीश जी बजाज जी टेक्स वाले, वो भी सेमिनार अटेंड करते थे और आज से करीबन 2.5-3 साल, कोविड के जस्ट थोड़ा सा पहले उनको सडनली उनका फ़ोन आया कि आपने मेरे को बैलेंस में गड़बड़, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और उनकी डॉटर इन लॉ और सन इंसिस्ट करते कि सर आप घर पे आइए। मैंने कहा कि मैं तो अभी ओपीडी में बैठा हूँ, शाम तक फ्री नहीं हो पाऊँगा, लेकिन बैलेंस अगर गड़बड़ है तो हरीश जी को गाड़ी में डालो और तुरंत लेके आओ। एंड वो पहुँच गए, 15 मिनट में पहुँच गए, जो है बटार से, गोड़दो रोड से। दे रीच द हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड उनको छोटे मगज में छोटा सा क्लॉट था। इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू किया एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। तो बिकॉज वो सेमिनार अटेंड करते थे, उनको मालूम था कि ये बैलेंस की गड़बड़ में मतलब लोचा है, बैलेंस गड़बड़ हुआ मतलब स्ट्रोक का लक्षण है, तुरंत पहुंच गए वो। सो फर्स्ट थिंग इज़ बैलेंस, सेकंड इज़ आई। अगर आपको अचानक दिखना बंद हो गया या आपको डबल डबल दिख रहा है, सडनली हुआ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन होते हैं, ऐसे धीरे 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 बढ़ने वाले नहीं होते कि आज थोड़ा था, कल थोड़ा था, धीरे था, आज एक उंगली काम नहीं कर रही, फिर 2 दिन बाद दूसरी उंगली काम नहीं करी, 3 दिन बाद तीसरी उंगली काम नहीं। स्ट्रोक इज़ लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एकदम अचानक से आता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हुई और आपकी एक सर्किट फेल हो गई। और जो सर्किट फेल हुई, जिस भाग को कमांड देने वाली सर्किट फेल हुई, वो भाग ने काम करना बंद कर दिया। ज़बान की सर्किट फेल, ज़बान बंद, हाथ की सर्किट फेल, हाथ बंद, पैर की सर्किट फेल, पैर बंद। तो जो भाग की सर्किट बंद होती है तो सिम्टम इमीडिएटली आता है, इट इज़ तुरंत। तो जैसे ही कोई अगर एक्यूट सिम्टम आए, तुरंत एकदम, आप 1 मिनट पहले अच्छे थे और अचानक बोलना बंद कर दिया, या आपके सामने वाले व्यक्ति ने अचानक बोलना बंद कर दिया, तो ये स्ट्रोक का लक्षण है। वो बोलना बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो तुरंत पकड़ लीजिए उस चीज़ को कि भाई चलो हॉस्पिटल चलो, कम ऑन, जैसे मालपानी जी ने किया। वो तो ठीक थे, पहले खुद के लिए किया 10 साल पहले, फिर उनके मित्र के लिए किया 10 साल बाद में। सो दिस अवेयरनेस, लॉस ऑफ स्पीच। सो आइज़ इज़ द सेकेंड थिंग। अगर अचानक से डबल दिखने लग जाए या अचानक से दिखना बंद हो जाए, जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारी विजन को कंट्रोल करता है, तो सडनली एक साइड का विजन बंद हो जाए या टोटल दिखना बंद हो जाए तो तुरंत आप मान लीजिए कि ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए। नेक्स्ट इज बी फास्ट का एफ स्टैंड्स फॉर फेस। मुंह का टेढ़ापन, अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाए। हमारा सिमेट्रिकल होता है सबका मुंह, खास करके ये जो हमारे फोल्ड्स होते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड बोलते हैं हम इनको, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये बिल्कुल हर व्यक्ति में 99% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ सिमेट्रिकल फोल्ड्स। और जब स्ट्रोक होता है तो फेस डेविएट हो जाता है, ये चपटा हो जाता है, एक साइड से ये चपटा हो जाता है। तो वो चपटापन अगर आपको फेस में ज़रा भी एसिमेट्री दिखे तो ये स्ट्रोक की शुरुआती लक्षण है, ये मान के चलिए। सो एनी एबनॉर्मलिटी और वन साइड ऑफ द फेस इज़ ड्रूपिंग, चेहरा अगर लटक जाए, एक साइड में एसिमेट्री हो जाए तो समझ लीजिए स्ट्रोक की शुरुआत है, तुरंत रश टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज़ हैंड। हाथ की ताकत कम हो गई, सबको मालूम है ताकत कम हो गई तो ये पैरालिसिस की शुरुआत है। लेकिन फिर भी कई लोग जो इन सिम्टम्स से परिचित नहीं होते हैं वो ये मानते हैं यार नस दब गई होगी, कुछ हो गया होगा, अभी मालिश कर लेते हैं ठीक हो जाएगा। नहीं, नस नहीं दबी है। आप तो काम कर रहे थे, आप बैठे हुए थे, आप चल रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, कहाँ से नस दबेगी आपकी? यू आर वर्किंग, आप बात कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, दुकान पे बैठे थे, कहाँ से नस दबेगी? नस दबने से हाथ बंद नहीं होता, ब्रेन में खून की सप्लाई बंद होने से हाथ बंद हुआ है। इमीडिएटली रिकग्नाइज दिस सिम्टम एंड रश टू द हॉस्पिटल। श्याम भाई रिकग्नाइज्ड इट, उनका एक हाथ नहीं काम कर रहा था, उनकी
स्पीच बंद हो गई थी। उन्होंने उनकी वाइफ को रात को उठाया, हिला हिला के उठाया, एंड ही वॉज फॉर्चुनेट दैट ही कुड रिकग्नाइज एंड ही कुड कन्वे टू हिज फैमिली कि दिस इज स्ट्रोक, रश टू द न्यूरोलॉजिस्ट। तो इस तरह से अगर हाथ बंद हो जाए या पैर बंद हो जाए, आर्म्स एंड लेग्स मतलब बॉडी का एक भाग, और स्पीच, अगर बोलने में तुतलाहट आए या बोलना बंद हो जाए, दिस इज़ ए मेजर सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। और एक और मेजर सिम्टम होता है जिसमें सडनली आदमी समझना बंद कर देता है। हम किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो 2 मिनट पहले हमारी बात तो समझ रहा था और एकदम पता पड़ा वो जो हम बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा है। तो ब्रेन का वो हिस्सा, लेफ्ट साइड के ब्रेन का हिस्सा जिसको हम वर्निकेस एरिया बोलते हैं, इधर होता है, इस एरिया में, दिस एरिया, वो एरिया की अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ चीज़ बोल रहा है वो बोलना ख़त्म हो, वो समझना, हम असमर्थ हो जाते हैं वो चीज़ को समझने में। वी स्टॉप अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन बोलते हैं हम उसको। तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। तो अगर सडनली आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बातें ही नहीं समझ रहा, कुछ अजीबोगरीब, मैं पूछ कुछ रहा हूँ और वो जवाब कुछ और दे रहा है, ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। अक्सर ऐसे पेशेंट है ना, पहले साइकेट्रिस्ट के पास पहुँच जाते हैं, अचानक समझना बंद कर दिया, लेकिन कोई पैरालिसिस का लक्षण नहीं है, हाथ पैर हिल रहे हैं और समझना बंद कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये कुछ साइकेट्रिक असर हो गया, चलो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। और फिर साइकेट्रिस्ट हमारे पास भेजता है कि यार ये साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है, ये स्ट्रोक है। लेकिन तब तक जो गोल्डन विंडो पीरियड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक के लिए, विंडो पीरियड जो 4.5 घंटे का होता है, वो विंडो पीरियड निकल चुका होता है और फिर हम उसको जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो नहीं दे पाते हैं। सो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। सो एंड लास्ट इज T stands for टाइम। Recognize the symptom in time and rush to the hospital. So be fast. ये पूरे आज की टॉक का सार इस एक स्लाइड में है जो आपको टेक होम मैसेज है। घर इसी चीज़ को याद करते हुए जाना है। बी फास्ट। B stands for बैलेंस, E stands for eyes, F stands for face, A stands for arm, हाथ के लिए, S stands for speech and T is time. So be fast. ये सब लोग आप इसका एक फ़ोटो उतार लीजिए और रिवाइज़ करते रहना इसको, और घर वालों को रिवाइज़ कराते रहना, क्योंकि आप अगर घर वालों को रिवाइज़ कराते रहें तो क्या पता किसी दिन वो रिवीजन आपके ही किसी घर वाले के काम लग जाए। यू नेवर नो। ब्रेन की एक और खूबी होती है कि हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल होता है। इट इज़ अ क्रॉस कंट्रोल। और हमारा जो स्पीच सेंटर होता है और समझने का सेंटर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में होता है तो अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट हुआ तो राइट साइड की पैरालिसिस होती है, और राइट साइड की जब पैरालिसिस होती है तो अक्सर स्पीच चली जाती है, और जब स्पीच चली जाती है तो रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि पेशेंट बोल नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता कई बार। और जब स्पीच चली जाती है, अंडरस्टैंडिंग चली जाती है, तो वो कमांड फॉलो नहीं कर सकता फिजियोथेरेपी के, स्पीच थेरेपी के, एंड रिकवरी काफ़ी डिलेड हो जाती है। तो राइट साइडेड पैरालिसिस को हमेशा थोड़ा समय ज़्यादा लगता है रिकवर होने में। लेफ़्ट साइडेड पैरालिसिस जो होती है वो राइट साइड के ब्रेन के डैमेज होने की वजह से होती है। तो राइट साइड का जो ब्रेन होता है वहाँ पे हमारा स्पीच सेंटर नहीं होता, स्पीच सेंटर लेफ़्ट साइड में होता है। तो पेशेंट आपकी बातें समझ सकता है, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी के लिए कोऑपरेट कर सकता है, तो यूजुअली अच्छी रिकवरी होती है। लेफ़्ट साइडेड पैरालिसिस इज ऑलवेज गुड एज़ कम्पेयर टू द राइट साइडेड पैरालिसिस। और एक मज़े की बात और है कि लेफ़्ट साइड का आपका स्पीच सेंटर तो लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन राइट साइड में म्यूज़िक का सेंटर होता है। अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको राइट साइडेड पैरालिसिस हो गया और वो बोल नहीं सकते, स्पीच सेंटर डैमेज हो गया लेफ़्ट साइड में, राइट साइड की पैरालिसिस हो गई, लेकिन वो म्यूज़िक सेंटर जो राइट साइड में होता है वो इंटैक्ट रहता है, तो वो भजन और गाने गा गा के बोल सकते हैं। जो म्यूज़िक थेरेपी बोलते हैं हम लोग, वो इसी तरह से ईजाद हुई। जब साइंटिस्ट्स को पता लगा कि जो म्यूज़िक सेंटर है वो राइट साइड में, तो वो पेशेंट्स को बोलने लगे कि तुम्हें ना अपना रूटीन जो बोलना है वो गा गा के बोलो, मतलब गायन की भाषा में वो बोलना शुरू किया। इसी तरह की थेरेपी डेवलप की गई। तो पेशेंट्स लोग हैं वो पहले तो उनको उनके भजन या उनके पसंदीदा सॉन्ग्स या पसंदीदा म्यूज़िक को बोलने के लिए बोला गया, और धीरे धीरे इसी तरह से उनकी स्पीच खुलती गई एंड ग्रेजुअली स्पीच वापस आ गई।
सो दिस इज़ हाउ जो स्ट्रोक में म्यूज़िक थेरेपी का थोड़ा डेवलपमेंट हो, इस तरह से वो ये रिकग्नाइज होने के बाद कि म्यूज़िक सेंटर इज़ ऑन द राइट साइड। कभी कभी जो स्ट्रोक है वो हमारे छोटे मगज को, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसको छोटा मगज बोलते हैं, तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई अगर कट ऑफ हो जाए तो अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम मैंने आपको पहला बताया, बी फास्ट वाला, बी बैलेंस। और दूसरे सिम्टम्स हैं सीवियर अचानक से चक्कर आना, चक्कर के साथ में वॉमिटिंग होना और बैलेंस का चले जाना। जो मेड्यूला नाम का हमारा ब्रेन का एक एरिया होता है, उसकी अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो बैलेंस तो जाता ही जाता है, आवाज़ बदल जाती है, चेंज ऑफ स्पीच हो जाता है और सीवियर वॉमिटिंग और सीवियर गिडीनेस, वर्टाइगो, चक्कर शुरू हो जाते हैं। 90% ऑफ द वर्टाइगो कान की वजह से ही होते हैं। इसलिए वर्टाइगो अगर अचानक से आया तो सतर्क जरूर हो जाना है, लेकिन अगर उस वर्टाइगो के साथ आप पैदल सही चल रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो कान की वजह से है। लेकिन वर्टाइगो की वजह से पता पड़ा कि चल ही नहीं पा रहे हैं तो वो स्ट्रोक होने की प्रबल संभावना है। तुरंत डॉक्टर के पास भागिए, डोंट वेस्ट टाइम। वर्टाइगो के साथ बैलेंस गया, बैलेंस वॉज फॉर बी, जो पहले बताया मैंने आपको, बैलेंस गया वर्टाइगो के साथ, स्ट्रोक पहले सोचिए, डॉक्टर के पास भागिए। इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और जो हमारा छोटा मगज होता है वो हमारे गले की नसों को कंट्रोल करता है, तो हमारी स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। अचानक से आदमी पानी पिलाने लगे तो ठसका लग जाता है, खाना खिलाने लगे तो उतरता नहीं है, तो अचानक से स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी आ गए तो वो छोटे मगज के स्ट्रोक का एक लक्षण होता है। तो ये तो सारे मैंने आपको लक्षण बताए जिससे आप पहचानेंगे कि आपको क्या हुआ है। स्ट्रोक के कॉमन लक्षण जो आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेने हैं। एंड बी फास्ट, दैट इज़ द वर्ड यू नीड टू रिमेंबर। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। क्या स्ट्रोक का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? 1996 के पहले रूटीन दवाइयाँ, रूटीन मेडिसिन थी जो क्लॉट प्रिवेंशन, जो क्लॉट बन गया है, नया क्लॉट नहीं बने उस पर फोकस करती थी। लेकिन 96 के बाद ट्रायल्स हुए। 96 में पहला ट्रायल आया यूएस में जिसमें ऐसी क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन को अप्रूव किया गया, जिसमें बड़े रिगरस ट्रायल्स के बाद में पता लगा कि ये डेफिनेटली हेल्प करती है। और वो मेडिसिन इंडिया में आने लगी अराउंड आफ्टर 10 ईयर्स, 2006-2007 में वो आने लगी, एंड हमारे शहर में भी लगभग उसी टाइम आने लगी। सो वो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल हुआ, लेकिन उस ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर था। क्या फैक्टर था? कि अगर वो इंजेक्शन पहले 4.5 घंटे में लगाया जाए तो ही फ़ायदा पहुंचाता है, अगर वो इंजेक्शन 4.5 घंटे के बाद लगाया जाए तो उससे फ़ायदा होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रेट, फॉर एग्जांपल ब्रेन हेमरेज होने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट 4.5 hours टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रोक सिम्टम इज़ कॉल्ड द विंडो पीरियड। हम उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। पहले 4.5 घंटे का जो समय है, इट इज़ कॉल्ड द विंडो पीरियड। तो जो गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसको गोल्डन आवर या गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। और इन 4.5 घंटे में भी जो पहला 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स हैं, इट इज़ कॉल्ड द प्लैटिनम और द डायमंड विंडो पीरियड। एंड उस दरमियान अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो almost every one of them recovers completely. And you have a living example, Shambhai Gupta. He came within that platinum or diamond period, whatever window period, and by 3rd day he was completely all right, and by 5th day I had discharged him from the hospital. So जितना जल्दी आप पहचानेंगे स्ट्रोक सिम्टम को, हो सकता है कि आपको वो दवाई उतनी ज़्यादा असर करे। तो आपके हाथ में है कि आप स्ट्रोक को जल्दी पहचानिए ताकि आपको वो दवाई लग जाए, और दवाई लगने के बाद उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिले, इसलिए आपको विद इन फर्स्ट 90 मिनट्स वो इंजेक्शन लग जाना चाहिए। हाउ कैन स्ट्रोक बी ट्रीटेड? स्ट्रोक को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, मेडिसिन्स विच ब्रेक द क्लॉट एंड मेडिसिन्स विच प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्लॉट। तो ये मेडिसिन्स तो हमारे पास बहुत पहले से थी। एस्प्रिन थी जो कि नए क्लॉट को डेवलप होने से बचाती है,
इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेडिकेशन। लेकिन जो पहला है मेडिसिन विच ब्रेक द क्लॉट, जो उसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA बोलते हैं हम उसको। तो वो मेडिसिन क्लॉट को डिसॉल्व करती है, और एस्प्रिन जो है वो नए क्लॉट्स को बनने से रोकती है। सो ये उस टाइप के स्ट्रोक्स में मदद रूप साबित होती हैं जिसमें खून का क्लॉट बना है। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी कि हेमरेज मीन्स खून की नस फट जाना, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है कि आप सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डाउन करिए और वो दवाइयाँ दीजिए जो ब्रेन की स्वेलिंग को बढ़ने से रोकती हैं। या फिर कोई ब्लड थिनिंग एजेंट्स किसी पेशेंट को और किसी कारण से चल रहे हों तो उन मेडिसिन को रोक दीजिएगा, ताकि और वो जो हेमरेज है वो बढ़े नहीं। हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन हेमरेज की वजह से स्ट्रोक सिर्फ 15% लोगों में होता है। 85% लोगों में क्लॉट बनने की वजह से पैरालिसिस का अटैक आता है, और खाली 15% लोगों में हेमरेज की वजह से पैरालिसिस का अटैक आता है। वी विल फोकस मोर ऑन द इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक मीन्स क्लॉट बनने की वजह से जो स्ट्रोक होता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर क्लॉट बना तो हमारा क्या मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी जो खून की नली में क्लॉट की वजह से रुकावट आई है उस रुकावट को खोल दिया जाए। लैंडस्लाइड हुई, हाईवे ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक जैम चलता रहेगा, तो ट्रैफिक जैम को खोलना है ना। ट्रैफिक जैम खोलना है तो फटाफट बुलडोज़र या क्रेन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ ये दवाई उस बुलडोज़र और क्रेन का काम करती है, और दैट मेडिसिन इज़ कॉल्ड एक्टिलाइज। जो TPA नाम इज़ द जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम उसका एक्टिलाइज होता है। और इन ड्रग्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। अभी और नए ड्रग्स आने लगे हैं थ्रोम्बोलिसिस के लिए, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट विथ विच वी हैव द मैक्सिमम एक्सपीरियंस। एंड ये ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट, एक ही डरावना साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो इतना डरावना नहीं होता, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करके डरावना बना दिया गया है। वो है कि इट कैन कॉज, बिकॉज ये खून पतला करने वाला इंजेक्शन है, खून को क्लॉट को डिज़ोल्व करने वाला इंजेक्शन है, तो इससे कभी कभी हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो हेमरेज जो किताबों में लिखा है वो परसेंटेज वाइज 2 to 2.5%, यानी अगर 100 लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जाए तो मात्र 2% में ही ये हेमरेज करता है, और 98% में ये फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो हम 98% की तरफ ही जाएं। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 2% को छोड़ें। मतलब कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट की ज़्यादा चिंता रहती है, वो इफ़ेक्ट नहीं देखते कि साहब साइड इफ़ेक्ट क्या होगा ये बताओ। तो मैं अक्सर उनसे ये दलील करता हूँ कि आप इफ़ेक्ट का सोचिए, डोंट थिंक अबाउट द साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट तो 2% में होगा, इफ़ेक्ट 98% में होगा। तो आप 98% की तरफ जाइए। मतलब पेनी वाइज पाउंड फुलिश जो इंग्लिश में बोलते हैं, उस तरह की जो मानसिकता कई लोगों की होती है, तो उस मानसिकता को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट द इफ़ेक्ट, नॉट द साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट जिसको होना है वो होके रहेगा, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, है ना। वो रिस्क है। हम रोड पे जाते हैं, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि कोई हमको ठोक देगा पीछे से, ये भी साइड इफ़ेक्ट ही है ड्राइविंग का। लेकिन इफ़ेक्ट क्या है, हम फैक्ट्री या दुकान पे या हॉस्पिटल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये इफ़ेक्ट है। तो थिंक अबाउट द इफ़ेक्ट, डोंट थिंक अबाउट द साइड इफ़ेक्ट। एंड जो ये 2 to 2.5% हेमरेज की रिस्क है, वो हमारे अनुभव में ये दिस इंजेक्शन आई हैव बीन यूजिंग फॉर लास्ट आई शुड से 15-17 ईयर्स ना। 2008 से पहली बार यूज़ करना शुरू किया, तो लगभग 15 साल ऊपर हो गए, 15 साल हो गए। जो हमारा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि ये रिस्क सिर्फ 1% है। किताबों में वेस्टर्न लिटरेचर में 2.5% लिखा हुआ है, बट आवर एक्सपीरियंस सेज दैट इट इज़ ए वेरी सेफ मेडिसिन, वेरी वेरी सेफ मेडिसिन। ओनली आपका केस सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना है। हर किसी को इंजेक्शन ठोक देना है ये नहीं है। द सिलेक्शन हैज़ टू बी एब्सोल्युटली प्रॉपर। इसकी गाइडलाइंस हैं कि ये कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है पेशेंट में तो ही ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। वो गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। वो SOP बोलते हैं ना, आपकी इंडस्ट्री में बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो आप अगर SOP फॉलो करेंगे तो आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, कभी आग नहीं लगेगी, कभी बॉयलर नहीं फटेगा, है ना। बट इफ़ यू डोंट फॉलो द SOP, बॉयलर भी फट सकता है, आग भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो हमको, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन लाइफ, वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द SOPs और द गाइडलाइंस विच आर लेड। तो
इसकी जो एसओपी है अगर उसको ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन लगाया जाए तो हेमरेज का चांस सिर्फ 1% होता है। सो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर किसी, भगवान ना करे कभी आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर बाय चांस किसी परिवार को या किसी जानकार व्यक्ति को इस इंजेक्शन की आवश्यकता पड़े और कॉम्पिटेंट जो डॉक्टर है वो आपको ये सजेस्ट करे कि नहीं ये लगाना आवश्यक है, तो मना मत करिएगा, क्योंकि हमको इफ़ेक्ट सोचना है, साइड इफ़ेक्ट नहीं सोचना है। साइड इफ़ेक्ट का आप डरा के यू आर डूइंग ए ग्रेट हार्म और डिससर्विस टू द डिजर्विंग पेशेंट हु हैज़ रीच्ड द हॉस्पिटल इन टाइम। सो प्रेरित करिए कि नहीं बिल्कुल सेफ़ है, 1% चांस है एवरेज का, चलिए इंजेक्शन लगाइए। दूसरा, इसकी एक हमारे इकोनॉमिक कंडीशन या हमारी कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, अराउंड 50,000 डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट भारी हो तो उसका डोज थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो कॉस्ट 60-70,000 तक भी पहुंच जाती है। अगर 50 से 60 किलो का पेशेंट है तो 50,000 या उससे थोड़ी सी कम, 44,000 टू बी एग्जैक्ट। तो ये इंजेक्शन की कॉस्ट है, बट दिस इज़ ए वन टाइम कॉस्ट। अगर क्लॉट डिसॉल्व हो गया, पैरालिसिस जल्दी ठीक हो गया, तो आपका आईसीयू स्टे की कॉस्ट, आईसीयू में लंबे स्टे की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, वेंटिलेटर पे जाना, बेड सोर बनना, इन्फेक्शन होकर एंटीबायोटिक लगना, इनकी कॉस्ट कई गुना हो जाती है। इंजेक्शन की कॉस्ट तो 40,000 रह जाती है, और एंटीबायोटिक्स और जो कॉस्टली इंजेक्शंस हैं उनकी कॉस्ट 1.5-2 लाख तक पहुंच जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव दिस इंजेक्शन एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सो किसी को रोकिए मत ये इंजेक्शन लगाने से, प्रेरित करिए। कोई का फ़ोन आता है, नहीं बिल्कुल लगाओ। ओनली थिंग इज इट शुड बी सजेस्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आई मीन ए न्यूरो फिजिशियन। अगर न्यूरो फिजिशियन उपलब्ध है, फॉर्चुनेटली अब तो वी हैव सो मेनी कलीग्स हु आर वेल ट्रेंड। सूरत शहर में हम लोग अभी लगभग 25 से 30 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो शहर के हर भाग में न्यूरोलॉजिस्ट हैं। पहले तो बड़ी स्कैरसिटी थी, लेकिन समय के साथ हमारे कलीग्स आज शहर के हर एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हो जाएगा और वो आपको सजेस्ट करता है तो इंजेक्शन ज़रूर से लगाइए। ये मत इंसिस्ट करिए कि अरे ये तो अभी 2 साल ही प्रैक्टिस में शुरू हुए हैं, हमें ना 20 साल की प्रैक्टिस वाले से पूछते हैं। टाइम वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट टाइम, है ना। जो लड़का या जो न्यूरोलॉजिस्ट 2 साल की भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस में आने के पहले 3 साल न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग लेके आया है। He has been authorized by his teachers who have passed him, and he has been authorized by the competent authorities in the government and the medical council to administer such therapeutics. So हमेशा वो रट पकड़ के मत रखिए कि मेरे को सीनियर को ही दिखाना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है सीनियर के पास पहुंचने का। आप जिसके पास पहुंचे उस वक्त वही सीनियर है आपके लिए। सो रश टू ए न्यूरोलॉजिस्ट, द नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। द टाइम इज ब्रेन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग रिक्वायर्स अ हॉस्पिटल विथ इमरजेंसी सर्विसेज, ए न्यूरोलॉजिस्ट एंड इमेजिंग फैसिलिटीज़। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ऐसी जगह पहुंचिए जहाँ सीटी और एमआरआई की व्यवस्था हो। ऐसे हॉस्पिटल शहर में अब बहुत सारे हैं और हर विस्तार में हैं। अडाजन से लेके, सिटी से लेके वराछा तक, हर विस्तार में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ एमआरआई नहीं भी हो तो सीटी तो कम से कम है ही। हमेशा ऐसा मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सीटी स्कैन सेंटर पे हम जाते हैं, हमारे पहचान वाले हैं, वहाँ सीटी हमारा हो जाएगा, शायद सीटी सस्ते में हो जाएगा या फ्री में हो जाए। उस मानसिकता से कभी भी प्लेन सीटी स्कैन सेंटर पे मत जाइए। रश टू ए हॉस्पिटल विच हैज़ ए सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन सेंटर पे गए, आपको पता लगा स्ट्रोक हो गया, तो सीटी स्कैन सेंटर वाला आपके कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करेगा, वो कंसल्टेंट फिर न्यूरोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करेगा, फिर आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा। इस सारे समय में आप उस गोल्डन विंडो पीरियड से बाहर निकलते जा रहे हैं और आपका ब्रेन डैमेज बढ़ता जा रहा है। 1 मिनट की देरी में, 1 मिनट अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है तो लगभग 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। ब्रेन्स में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन उसमें 19 लाख सेल खत्म हो जाते हैं 1 मिनट में, अगर आपकी ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो जितने आप देर से पहुंचेंगे
जितनी देर से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी उतने लाख आपके सेल्स डैमेज होते चले जाएंगे और उतनी आपकी रिकवरी देर से होगी या इनकम्प्लीट होगी। सो यू हैव टू सीक द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो ऐसी फैसिलिटी पे जाइए जहाँ सीटी और एमआरआई उपलब्ध हो और तुरंत वहाँ आके कोई कॉम्पिटेंट न्यूरोलॉजिस्ट आपको देख सके। So it becomes important on the patient's part to reach a hospital with such facility as soon as possible. Altiplase जो इंजेक्शन TPA में बोल रहा था, वो अगर 3 घंटे के अंदर दे दिया जाए तो it gives you a 55% additional chance of achieving independence, near complete cure. अगर आप 3 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन आपको लग जाता है तो 55% चांस है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कंप्लीट क्योर। ये 3 घंटे के अंदर की बात कर रहा हूँ। और अगर 1.5 घंटे के अंदर लगा दिया जाए तो ये परसेंटेज बढ़ के इट गोज टू 75 to 80%. सो द अर्लियर यू गेट द इंजेक्शन द बेटर इट इज़। आउट ऑफ 30 पेशेंट 1 इज हार्म बाय ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन। ये जो टेक्स्ट बुक का डाटा है, हमारा डाटा तो ये है कि 100 में से 1 को ही हार्म होता है। ये हमारा अनुभव और एक्सपीरियंस है, प्रोवाइडेड द सिलेक्शन इज प्रॉपर। आपका केस सिलेक्शन, जिसको ये इंजेक्शन लगाना है वो पेशेंट का सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। यू हैव टू स्टिक टू द गाइडलाइंस। और कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने से? पहला एस्प्रिन है ना। एस्प्रिन जो है वो अगर रेगुलरली लेते रहें तो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये TPA वाला इंजेक्शन लगाने के बाद एस्प्रिन हम हर पेशेंट को देते हैं और 48 घंटे के अंदर स्ट्रोक होते ही दे दी जाए तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा इससे काफ़ी होता है। TPA से इमीडिएट फ़ायदा होता है, एस्प्रिन से लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। लेकिन एस्प्रिन हम उन्हीं पेशेंट्स को देते हैं अगर वो TPA के इनएलिजिबल हो तो। अगर TPA नहीं लगा पाए या विंडो पीरियड के बाहर आए तो फिर एस्प्रिन ही शुरू करना पड़ता है हमको मजबूरी में। लेकिन अगर विंडो पीरियड में आ जाए तो TPA लगाते हैं और उसके बाद फिर एस्प्रिन शुरू करते हैं। स्ट्रोक के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? स्पीच का, जैसे मैंने बताया है ना, स्पीच अगर ज़बान चली गई तो तुतलाहट आ जाती है, सो स्पीच बंद हो जाती है। लेकिन वो स्पीच को ठीक कराने के लिए म्यूज़िक थेरेपी का सहारा लेते हैं। हाथ और पैर की जो ताकत कम हो जाती है उसको ठीक करने के लिए फिर ग्रेजुअली फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज। मेडिसिन के साथ साथ रिहेबिलिटेशन भी उतना ही आवश्यक है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी, और उसमें भी इनिशियल स्टेज में भले ही फिजियोथेरेपिस्ट को आप घर बुला सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके करवाएं। क्योंकि घर पे व्यक्ति तो आ सकता है, घर पे साधन नहीं आ सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं आ सकते। और इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए अगर फिजियोथेरेपी कराई जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब काफ़ी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं जो कि रिकवरी में अच्छी मदद करते हैं। सो यू हैव टू टेक द पेशेंट टू द फिजियोथेरेपी सेंटर। अगर उसकी आपकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स बैठ जाती है तो फिजियोथेरेपी सेंटर पे ले जाइए और वहाँ एक्सरसाइज कराइए। एंड ऑलवेज गो टू ए रिहेबिलिटेशन सेंटर विथ बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज़। तो आपके क्या है कि रिहेबिलिटेशन अच्छा होगा तो रिकवरी फास्ट होती है। कभी कभी सेंसेशन लॉस हो जाता है, स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, उसके लिए हमको राइल्स ट्यूब पे काफ़ी टाइम तक पेशेंट को रखना पड़ता है। डिप्रेशन आ जाता है कई लोगों को स्ट्रोक के बाद, खास करके राइट साइडेड पैरालिसिस वालों को। क्योंकि राइट साइड पैरालिसिस होती है तो पेशेंट जो है वो समझ तो लेता है, बोल नहीं सकता, पैरालिसिस हो गई, लेकिन वो समझने की शक्ति इंटैक्ट रहती है कि यार मेरे को लकवा हो गया, अब मैं अपाहिज हो गया। और जब ये रियलाइजेशन आता है तो पेशेंट डिप्रेशन में जाने लगता है। लेफ्ट साइडेड वालों को डिप्रेशन नहीं होता, वो बड़े मस्त रहते हैं, वो कोऑपरेट भी करते हैं, समझते भी हैं, काम भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं। लेकिन राइट साइडेड पैरालिसिस वालों को डिप्रेशन जल्दी आता है, तो हमको एंटी डिप्रेसेंट्स, उस डिप्रेशन को जल्दी पहचान के एंटी डिप्रेसेंट्स देनी पड़ती हैं। सो केयर ऑफ स्ट्रोक इज़ नॉट जस्ट गिविंग द ब्लड थिनिंग एजेंट्स, उसके पीछे बाद की जो रिहेबिलिटेशन है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो डिप्रेशन को ट्रीट करना पड़ता है, ब्लैडर का, यूरिन का और स्टूल का कंट्रोल चला जाता है, उसके लिए हमको कैथेटराइज करना पड़ता है, ब्लैडर ट्रेनिंग, डायपर चेंज समय समय पे, बेड सोर्स का प्रिवेंशन, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट बेड रिडन है तो उसको एयर बेड देना और वो सब करना, बेड सोर प्रिवेंट करना।
सो रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक, यही जो मैंने बताया सारा, रिहैबिलिटेशन, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट अगर डिप्रेशन है तो, एंड रिहैबिलिटेशन कैरीज ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन पोस्ट स्ट्रोक ट्रीटमेंट। तो अच्छी रिकवरी के लिए रिहैबिलिटेशन बहुत ही आवश्यक है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन, लकवा हो गया, दूसरा नहीं होना चाहिए। आप समय से पहुंच गए, भगवान की दया से छोटा लकवा था, दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा नहीं हो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करना है, ब्लड थिनिंग एजेंट्स जो आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं वो आपको लेनी है, फिजियोथेरेपी नियमित करानी है। अगर ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ब्लड थिनिंग एजेंट्स वो आप नियमित लेते रहें तो दोबारा लकवा होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेस देन 10%। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, ओवरवेट हैं, इनको कंट्रोल करना। स्मोकिंग इज़ योर वर्स्ट एनिमी। स्मोकिंग ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से भी खतरनाक चीज़ है, वो अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला करता चला जाता है। और पेशेंट तो मस्त रहता है, मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग से जो ब्रेन के अंदर की ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और तुरंत क्लॉट हो जाता है वहाँ पे। तो स्मोकिंग इमीडिएटली बंद करना है। क्रॉनिक अल्कोहलिक्स को अल्कोहल बंद करनी है। ओवरवेट लोगों को वेट कंट्रोल करना है। एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करना है, बिकॉज एक्सरसाइज, इट इज़ वेल प्रूवन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड कि एक्सरसाइज डिक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक। सो ये सारी जो पोस्ट स्ट्रोक के बाद की चीज़ें, दोबारा स्ट्रोक ना हो। अगर दुनिया के सारे व्यक्ति, सारे पेशेंट्स डॉक्टर का कहा मानने लग जाएं कि डायबिटीज़ की दवाई बंद मत करना, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद मत करना, एस्पिरिन बंद मत करना, वज़न उतार लेना, ये सारी चीज़ें अगर 100% सारे पेशेंट मानने लग जाएं तो सब डॉक्टरों की प्रैक्टिस आधी हो जाएगी। बिलीव मी, इतने आधे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, दवाई बंद कर दी सब, मेरे तो क्या ब्लड प्रेशर मुझे थोड़ी होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया, अब तो मैं ठीक हूँ, पता पड़ा वो 400 शुगर के साथ आ रहा है। बीपी की दवाई ली थी सब, अब अच्छा लग रहा है, दवाई बंद कर दी, 150-200 बीपी के साथ आ रहा है। सो टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। तो अगर आप रेगुलर मेडिसिन रहेंगे तो बचे हुए रहेंगे। हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ये मैं बता चुका हूँ, जस्ट रीइंफोर्स। लोअर योर ब्लड प्रेशर इफ इट इज़ हाई, कीप योर ब्लड शुगर एज नॉर्मल एज पॉसिबल, लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, स्टॉप स्मोकिंग, बिल्कुल सिगरेट बंद कर दीजिए। डू समथिंग एक्टिव फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, लूज वेट एंड ईट ए डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स पे जोर रखिएगा। जो ट्रांस फैट है, कचौरी, समोसा, वो ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि वो अक्सर एक ही तेल में बार बार तले जाते हैं। घर की बात अलग है, और घर में रोज़ कचौरी समोसा बनता नहीं, अक्सर बाहर से ही आता है। और बाहर क्या होता है कि जो पहली बार तेल में तला गया, दूसरा जो समोसे का लॉट है या कचौरी का, वो उसी तेल में तला जाएगा, और एक बार तलने के बाद उस तेल में ट्रांस फैट बन जाते हैं। ट्रांस फैट्स आर मच मोर हार्मफुल टू द बॉडी। सो बाहर के कचौरी समोसों को अवॉइड करिए, और अगर अवॉइड नहीं करना है तो एटलीस्ट फ्रेश तेल में बने हुए पहले खाइए। पहले जाके 8 बजे खा लीजिए वहाँ पे अगर खाना है तो, 10 बजे मत जाना। तो 10 बजे तो आपको सेकेंड और थर्ड लॉट मिलेगा जो ऑलरेडी उस तेल में बना हुआ मिलेगा। तो अतुल बहुत अच्छे से जानता है, मैं कचौरी कभी कभी मंगवाता हूँ तो ऐसे ही बना के लाता, फर्स्ट लॉट में मंगा के लेके आता, पहले लॉट के तेल की बना के लेके आता, बनवा के लेके आता है। So diet should be low in meats, sweets and refined grains. Refined grains means मैदा का कम से कम सेवन होना चाहिए। मिठाइयाँ कम खाइए, और मीट, मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस, बट मीट भी अगर कोई मीट ईटर्स हैं तो द बेस्ट मीट इज़ फिश एंड चिकन, नॉट द गोट मीट। गोट मीट में बहुत ज़्यादा फैट होता है। बेस्ट अगर नॉनवेज है तो वो फिश होता है, और नेक्स्ट बेस्ट इज़ चिकन, एंड दैट टू ए रोस्टेड चिकन, तंदूरी चिकन जो बोलते हैं, नॉट द मसाला चिकन और द फ्राइड चिकन, क्योंकि वो फिर वही फैट लोडेड हो जाता है। सो अगर कोई नॉन वेज ईटर्स हैं तो दे शुड शिफ्ट फ्रॉम गोट मीट टू द फिश एंड रोस्टेड चिकन।
ईट लेस ऑफ सोडियम, नमक की मात्रा काबू में रखिए। लिमिट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल यू ड्रिंक। टेक योर मेडिसिन्स एज डायरेक्टेड। ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स टू प्रिवेंट क्लॉट्स एंड मेडिसिन्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। नाउ कमिंग टू मिथ एंड रियलिटी। स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल, ये स्ट्रोक इज नॉट प्रिवेंटेबल, ये माना जाता है। 80% ऑफ स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल। स्ट्रोक का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्ट्रोक का इमरजेंसी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, इमीडिएटली पहुंचिए। स्ट्रोक ओनली स्ट्राइक्स द एल्डरली, किसी को भी स्ट्रोक हो सकता है। हमारे पास 25, 23 साल, 28 साल के बच्चे भी आते हैं जिनको स्ट्रोक होता है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं, लेकिन सडनली स्ट्रोक होता है, उनको भी हम लोगों ने ट्रीट किया हुआ है। स्ट्रोक हैपन्स इन द हार्ट, नहीं, स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है, हार्ट की बीमारी नहीं है। स्ट्रोक रिकवरी एंड्स आफ्टर 6 months। स्ट्रोक रिकवरी 6 महीने बाद बंद नहीं होती, ये लाइफ टाइम चलती रहती है। अगर आपने प्रॉपर रिहेबिलिटेशन रखा है तो धीरे 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 लंबे समय तक, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक रिकवरी दिखती है। सो बी स्ट्रोक स्मार्ट। द लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रोक इज रिड्यूस स्ट्रोक रिस्क, रिकग्नाइज स्ट्रोक सिम्टम्स एंड रिस्पॉन्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रोक। कॉल 108, 108 को बुला लीजिए। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, घर के मेल मेंबर्स या जो ड्राइव करके नहीं ले जा सकते आपको हॉस्पिटल तक, तो वेट मत करिए। हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस मत बुलाइए, क्योंकि एम्बुलेंस हॉस्पिटल से आएगी, वहाँ ड्राइवर ढूंढा जाएगा पहले एम्बुलेंस का, फिर वो पहुँचेगा आपके पास, उस एम्बुलेंस के लिए एक डॉक्टर ढूंढा जाएगा। 108 सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी है। आप 108 फ़ोन करो, लोकेशन भेजो मोबाइल पे, तुरंत हॉस्पिटल 108 आपके पास पहुँच जाएगी। तब तक ये डिसाइड कर लो कि हमको नियरेस्ट कौन से ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहाँ CT, MRI और न्यूरोलॉजिस्ट मिलेगा, वहाँ पहुंच जाइए। सो कॉल 108 इमीडिएटली। ओके, सो दिस फिनिशेस विथ स्ट्रोक। 15 मिनट और थोड़ा सा एपिलेप्सी के बारे में, इफ एवरीवन इज विलिंग। ओके, फाइन। एपिलेप्सी एंड मिर्गी, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में। बड़े सोशल स्टिग्मा है कि ये मिर्गी है, ये तो बिल्कुल नाकामा व्यक्ति हो गया, निकम्मा व्यक्ति हो गया, कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका, है ना। सोशल उसको डिस्कार्डेड मान लिया जाता है। बट लेट मी टेल यू, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो कि एपिलेप्टिक थे और जिन्होंने गजब के कारनामे किए। शुरुआत करता हूँ मैं जूलियस सीजर से। जूलियस सीजर, जिसने रोमन साम्राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक इंग्लैंड से लेके पूरे यूरोप में फैला दी थी, रोम से निकलता हुआ। जूलियस सीजर वॉज एपिलेप्टिक। उसके बाद हम ग्रीक फिलोसोफर के पास जाएं तो सोक्रेटिस, सुकरात जिसको बोलते हैं, सुकरात वॉज एपिलेप्टिक। फिर और थोड़ा सा हिस्ट्री में नीचे आए, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने पूरे यूरोप को फतेह कर लिया था, ही वॉज एन एपिलेप्टिक। तो ये 3 महानुभाव जिन्होंने संसार की विजय कर ली थी एक तरह से, वो तीनों एपिलेप्टिक थे। सो एपिलेप्सी इज़ नॉट ये बंधन नहीं है। ये एपिलेप्सी वालों ने तो बड़े महान काम किए हैं। तो अक्सर मैं एपिलेप्टिक्स को ऐसे इनकरेज करता हूँ कि तो महान लोगों की श्रेणी में आ गया भैया, महान। और स्पोर्ट्समैन अगर देखा जाए, हु हैव रिवील्ड कि हम एपिलेप्टिक्स हैं। हम लोग बीइंग ए क्रिकेट लविंग नेशन, हम लोग क्रिकेट तो बहुत रेगुलरली देखते हैं। और आज से कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स बैक, साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर हुआ करता था जो कि अपने टाइम का बेस्ट फील्डर माना जाता था, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स इज एन एपिलेप्टिक। वो रोज़ एपिलेप्सी की दवाई खाता, आज भी खाता, उस टाइम भी खाता था। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे और उस ज़माने में देखा होगा क्रिकेट, तो कैसे चीते की तरह छलांग लगा के ही यूज्ड टू फील्ड, बॉल रोकता था, कैचेस पकड़ता था। तो जॉन्टी रोड्स जैसा अभूतपूर्व क्रिकेटर भी एपिलेप्टिक है, तो भी वो इतना अभूतपूर्व क्रिकेटर बन गया। लिएंडर पायस जो हमारा टेनिस स्टार है, टेनिस प्लेयर है, ही इज़ एन एपिलेप्टिक। सो मतलब, एंड घर की बात करूं, माय यंगर ब्रदर वॉज एन एपिलेप्टिक। मेरा सगा छोटा भाई, उसको बचपन में एपिलेप्सी थी, 3 साल दवाई खाई। He did his engineering from SVNIT, he did his masters in computer engineering, और आज वो US की एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब वो मेरे जैसी 4 INS बना सकता है। He is at such a position. So घर की बात बता रहा हूँ मैं। So epilepsy is not a stigma. Epilepsy is it completely treatable disease, जिसका पूरी तरह से इलाज संभव है। So ये आप लोगों को जानना आवश्यक है। खास करके
50 साल से उम्र की महिलाएं जो अब सास बनने वाली हैं, इनके लिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ। किसी कोई बहुत अच्छा रिश्ता है, कुदरत की वजह से कोई बच्ची, बड़ी भली बच्ची है, अच्छे घर की बच्ची है, एपिलेप्सी है तो है, दवाई चल रही है। अगर बच्ची संस्कारी है, अच्छी है, उसकी एपिलेप्सी कंट्रोल में है, तो उस रिश्ते को नामंजूर मत करिए, अगर वो कंपैटिबल रिश्ता है तो, क्योंकि एपिलेप्सी ट्रीटेबल है। ये खास करके है ना, लड़कियों की तरफ डायरेक्टेड थॉट प्रोसेस होता है, और उस लड़की को एपिलेप्सी है, उसको क्यों बहू बनाए? आपके लड़के को एपिलेप्सी होती तो भाई साहब कोई उसको दामाद बनाता? आप तो डिस्क्लोज करते नहीं कि उसको एपिलेप्सी है, चुपचाप शादी कर देते। फिर हमारे समाज की रचना ऐसी है कि जो लड़की है वो बेचारी घर पे आती है और मजबूरी में सहन करती है सब। मेजॉरिटी समाज की रचना, आज की रचना तो बदलती जा रही है तेज़ी से, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, एंड दैट इज़ गुड ऑल्सो। बट दोनों तरह से सोचना है, उन माओं को जो दामाद को वेलकम करने वाली हैं और उन माओं को जो बहू को वेलकम करने वाली, कि एपिलेप्सी एक सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये ट्रीटेबल डिसीज़ है। और अगर रिश्ता कंपैटिबल है तो ज़रूर करिए, क्योंकि एपिलेप्सी के कंट्रोल के लिए ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि प्रेगनेंसी भी अलाउ करती हैं, प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ हैं। फैमिली लाइफ में कोई, मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उन दवाइयों से, ना ही एपिलेप्सी से उन मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ना ही सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रीटेबल डिसीज़ विद गुड मेडिसिन। एक छोटे बच्चे को मैं बुलाता हूँ, पाड़ी, क्या नाम, सुमन, इधर सी दिस चाइल्ड, ही इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल चाइल्ड। आपको देखने से कुछ लगता नहीं है कि इसको एबनॉर्मल है, इसमें कुछ है। ये बच्चा आज 12 साल का है, और जब ये 5 साल का छोटा सा था, इतना इस पोडियम की हाइट से भी छोटा था, ही वॉज रेफर्ड बाय समवन। इसके पिताजी विनय भाई की मिल में काम करते हैं, और उनके मास्टर ने भेजा, विनय भाई ने भी नहीं बोला था, इनके मास्टर ने भेजा था कि भाई वो विनय भाई के मित्र हैं, तुम वहाँ चले जाओ। और ही केम इन ए वेरी बैड शेप, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, 5 साल का बच्चा था, मल्टीपल एपिलेप्टिक फिट्स आते थे, और बड़ा डेस्ड सा, ऐसा खोया खोया सा रहता था। आज ये बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ही इज़ 12 years old एंड एब्सोल्युटली वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्टिक। तो कैसा है तू? अच्छा है। अच्छा है, तबीयत ठीक है, चलो गुड, जाओ। सो सी दिस, मैंने तो इसको बुलाया नहीं था, इसको कहीं से पता पड़ा तो ये आ गया, तो मैंने कहा चल आई विल गिव यू एग्जाम्पल, गिव एवरीबडी एग्जाम्पल कि ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है अभी, and his epilepsy is excellently controlled, very well controlled. So एपिलेप्सी, मिर्गी, खैंच, गुजराती में खैंच बोलते हैं, इंग्लिश में फिट्स बोलते हैं, हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। और ये ब्रेन में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होती है, ब्रेन में बिजली की तरंगें ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, और सडनली वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिर्गी के दौरे के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। इसमें कई टाइप्स की एपिलेप्सी होती है, मोस्ट कॉमन और सबसे डरावनी होती है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसमें आदमी आंख ऊपर चढ़ जाती है, हाथ इस तरह से हिलते हैं और ज़बान कट जाती है, दांत भिज जाते हैं और पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है। इसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। पार्शियल एपिलेप्सी, जिसमें खाली एक हाथ या मुंह का टेढ़ापन होता है और वो बिना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें आदमी का होश नहीं खोता, और एक हाथ या एक पैर या मुंह का हल्का सा टेढ़ापन थोड़ी देर चलता है, 2-3 मिनट तक, और फिर ठीक हो जाता है, तो इसको हम पार्शियल एपिलेप्सी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स कोई कारण नहीं है जिसका, ब्रेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, खाली फॉर सम अननोन रीज़न ब्रेन के सेल्स एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं और वो मिर्गी के दौरे के रूप में बाहर निकल जाती है। दूसरे कॉमन रीज़न होते हैं, ब्रेन इंजुरी है, पैरालिटिक अटैक के बाद मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, इन्फेक्शंस टीबी की वजह से या ब्रेन में कीड़ा होने की वजह से एपिलेप्सी आ सकती है। कभी कभी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रेन में पैदाइशी बनावट ब्रेन की गड़बड़ है, या जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, डिलेड क्राई, देर से रोने की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है, उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। और रेयरली जेनेटिक रीजंस होते हैं, जेनेटिक रीजंस आर वेरी रेयर, बट द मोस्ट कॉमन रीज़न इज इडियोपैथिक, मीन्स बिना किसी रीज़न के होती है, और वो सबसे अच्छे कंट्रोल वही होते हैं
मोस्ट वेल कंट्रोल्ड, जो जिनको बिना किसी रीज़न के एपिलेप्सी होती है, जिनका ब्रेन एमआरआई में बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसे लोगों की एपिलेप्सी बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। और भगवान की दया से मेजॉरिटी पेशेंट्स वही होते हैं जिनके ब्रेन स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, मेजॉरिटी एपिलेप्टिक्स वही होते हैं। सिम्टम्स: जर्किंग ऑफ लिम्स फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस, जीभ का कटना, यूरिन और स्टूल का निकल जाना, शॉर्ट लास्टिंग कन्फ्यूजन हो सकता है। कभी कभी पेशेंट जिनको छोटी मिर्गी होती है वो ऐसे पुतले के रूप में स्थिर हो जाते हैं, दे बिकम ए स्टैचू, और 1.5-2 मिनट तक स्टैचू जैसे रहते हैं और फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं। कभी कभी पर नॉन पर्पसफुल हाथ ऐसे, आप बात कर रहे हैं किसी पेशेंट से, सडनली वो एकदम चुप हो गया, हाथ ऐसे रब कर रहा है, जुबान ऐसे लिप स्मैकिंग कर रहा है, वो भी एक एपिलेप्सी का लक्षण है। बहुत सारे लक्षण होते हैं बट ये कॉमन लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। आई ब्लिंकिंग, अचानक आंख पटपटाने लगना, ये भी एक लक्षण है एपिलेप्सी का। सो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, हर एपिलेप्टिक का ईईजी होना चाहिए, हर एपिलेप्टिक का एमआरआई होना चाहिए, रूटीन ब्लड टेस्ट स्पेशली कैल्शियम और शुगर होने चाहिए। और अगर सब कुछ नॉर्मल है और एपिलेप्सी एकदम अनकंट्रोल्ड है तो हम उन रेयर पेशेंट्स की जेनेटिक स्टडीज़ भी करवाते हैं टू फाइंड आउट एनी जेनेटिक कॉज ऑफ एपिलेप्सी, क्योंकि जेनेटिक कॉज ऑफ एपिलेप्सी अगर होता है तो उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, उनका कंट्रोल 100% नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सीज होती हैं वो। ट्रीटमेंट इज़ बाय मेडिकेशंस। आज हमारे पास लगभग 25 से 30 तरह की मेडिसिन उपलब्ध हैं एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। और कुछ टाइप की एपिलेप्सीज जिनमें ब्रेन की बनावट में गड़बड़ है, जिनको हम मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस या कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया बोलते हैं, उन एपिलेप्सीज को सर्जरी के ज़रिए भी ठीक किया जाता है। तो वो ब्रेन का डैमेज्ड पार्ट हम निकाल देते हैं सर्जरी से, और वो एपिलेप्सीज सर्जरी करने के बाद काफ़ी अच्छी कंट्रोल में आ जाती है। हम उसको एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं। एंड नाउ इट इज़ बीइंग डन इन सूरत ऑल्सो। हम लोग सूरत में भी करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ जो बड़े सेंटर्स थे, बॉम्बे, एम्स दिल्ली, श्री चित्रा त्रिवेंद्रम, बट जब वहाँ से ट्रेन होके हमारे कलीग्स आने लगे तो दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग दीज सर्जरीज इन सूरत ऑल्सो। सो सूरत में भी ये सर्जरी होती है। सो टेक होम मैसेज, एपिलेप्सी इज ट्रीटेबल। सबसे मेन चीज़, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 3 years ऑफ बीइंग फिट फ्री। अगर 3 साल आपने नियमित दवा ली और आपको एक भी फिट नहीं आया तो टेपर करके दवा बंद हो जाती है। और 100 में से 70 लोगों की, 10 में से 7 लोगों की दवाएं हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। 30% की दवाएं लाइफ लॉन्ग चलती हैं, लेकिन 70% की दवाएं हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। 70%, सम ऑफ द पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड बाय सर्जरी, एंड मैरिज एंड प्रेगनेंसी इज पॉसिबल इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स ऑल्सो। So that is the most important take home message which I want to convey. Thank you for your kind attention. आपने इतनी attention देके सुना, इसके लिए मैं आपका थैंक यू। बहुत ही सुंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेडिकल अवेयरनेस सेमिनार खाली इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। हम लोग यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसके लिए आपको अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेमिनार कैंसर के ऊपर होगा, फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के ऊपर होगा। फिर से अब ये सीरीज़ चालू हो गई है, समय समय पर आपको इसकी सूचना देते रहेंगे। आप सब ज़रूर आके अटेंड करिए और लोगों को उत्साहित करिए। दूसरा, हमने अभी एक यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसमें आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो जो लाइव लिंक भेजी है वो भी अपने जो परिचित सूरत के बाहर हैं उनको भेजिए उस चैनल की, और उसको सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल ही शॉर्ट में कोई 1-2 अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो हाथ रेस करें, क्योंकि 5 ही मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, खाली इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। क्वेश्चन आंसर सेशन ओनली फॉर 5 मिनट्स, 2 से 3 क्वेश्चन। सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी को लगे कि स्ट्रोक हो चुका है, अगर वो नहीं, घर में कोई हो, कुछ हो, तो एस्प्रिन की गोली उनको दी जा सकती है क्या? अगर स्ट्रोक नहीं हो, स्ट्रोक हो गया और कुछ भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो एक बार के लिए एस्प्रिन की गोली दी जा सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप हॉस्पिटल में 2-3 घंटे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये कदम उठाइएगा, क्योंकि एस्प्रिन की गोली अगर दी जाए और बाय चांस वो पेशेंट अगर विंडो पीरियड में है और टीपीए लगाने की नौबत आई तो एस्प्रिन की गोली किसी ने पहले से ले रखी हो और उसको अगर हम टीपीए लगाने को एडवाइस करते हैं तो जो हेमरेज का चांस मैं आपको 1% बता रहा था वो 5 से 7% हो जाता है।
सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिकल फैसिलिटी तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे, आप बद्रीनाथ केदारनाथ में घूमने गए हैं, 4 धाम की यात्रा, वहाँ स्ट्रोक हो गया, वहाँ एस्प्रिन दे दीजिए, क्योंकि आप मेडिकल फैसिलिटी तक, स्ट्रोक रेडी फैसिलिटी तक नहीं पहुँच पाएंगे एक दिन तक भी, तो वहाँ एस्प्रिन दे दीजिए। लेकिन अगर सूरत में है तो बेस्ट है 108 बुला के हॉस्पिटल चले जाइए। और सर अभी आपने बताया कि मिर्गी में जो खींच हो जाता है, चेहरे हो जाता है, तो वो सिमिलरिटी होती है क्या दोनों में? अगर कहीं आदमी को कन्फ्यूज हो कि ये मिर्गी है और ब्रेन स्ट्रोक हो, तो वैसी स्थिति में सर क्या करना चाहिए आदमी को? ब्रेन स्ट्रोक और मिर्गी जो है वो मुंह टेढ़ा होकर, उसमें यूजुअली जर्की मूवमेंट्स आते हैं हाथ के और चेहरे के, और स्ट्रोक में कभी भी जर्की मूवमेंट्स नहीं आते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो तुरंत आप मेडिकल फैसिलिटी पहुंचिए। वहाँ जो ये जर्की को क्या मैंने एक मिनट जर्क मतलब झटका, इस तरह से झटका लगता है। ठीक है सर, और बहुत चेहरे को भी झटका लगता है। ठीक है सर, ऐसे धन्यवाद। करके चेहरे को भी झटका लगता है। मेरे क्वेश्चन मिर्गी के लिए है कि जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा तो इमीडिएट उसको कुछ अपन उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन, मैं पहले क्वेश्चन का उत्तर पहले देता हूँ। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो उसको करवट पे सुला देना है। पहले उसको खड़े नहीं रखना है, तुरंत ज़मीन पे लिटा के करवट पे सुला देना है, क्योंकि मिर्गी के दौरे के बाद अक्सर उल्टी होती है, और आपने अगर पेशेंट को सीधा सुला रखा है तो जो वॉमिटिंग होगी वो पूरी मुंह से बाहर नहीं निकल पाएगी, और यहाँ मुंह में इकट्ठे होकर वो लंग्स में चली जाएगी और निमोनिया हो जाएगा। तो तुरंत करवट पे सुला दीजिए, ताकि अगर वॉमिटिंग हो तो वो चेहरे के एक साइड से सारा वॉमिटिंग बाहर निकल जाएगा। और मिर्गी के दौरे के बाद पेशेंट अमूमन खुद ब खुद ही 5-10 मिनट में होश में आ जाता है। जो क्रॉनिक एपिलेप्टिक्स होते हैं उनको हम एक स्प्रे एडवाइस करते हैं नाक में डालने वाला, एज ए प्रिकॉशन, कि एक बार अगर मिर्गी का दौरा पड़े तो तुरंत वो स्प्रे नाक में लगा दिया जाता है। बट ये फर्स्ट टाइम एपिलेप्टिक्स के लिए नहीं है, ये रिकरेंट एपिलेप्सी जिसको होती है उसको हम एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ज़मीन पे लेटाइए, करवट पे लेटाइए, मुंह में कुछ ठूंसिए मत, क्योंकि आप चम्मच डालेंगे कुछ डालेंगे तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आपकी उंगली तो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि उंगली कट जाएगी। अगर कुछ डालना है और उपलब्ध है तो आपका रुमाल या कपड़ा डाल सकते हैं, जिससे शायद उसका टंग बाइट होना बच जाए, पर नो मेटल नो फिंगर्स। इसमें एक और चीज़ें पहले ज़माने में बोलते थे कि मिर्गी का दौरा आए तो पैर ऊपर कर दो, और कोई चप्पल नहीं सूंघाना, कोई प्याज नहीं सूंघाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चप्पल भी नहीं सूंघाना और प्याज भी नहीं सूंघाना, है ना। वो चप्पल और प्याज सूंघाने से कुछ नहीं होता, वो मिर्गी अपने आप ही बंद हो जाती है और क्रेडिट चप्पल और प्याज को मिल जाता है। नेक्स्ट सर दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने बताया क्रॉनिक मतलब कोई मिर्गी का दौरा 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट तक चलता है, और उसके बाद में जैसे उसको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट इमीडिएट कोई मेडिसिन या ऐसा कुछ कि जिससे वो रिलैक्स हो सके, उसकी तबीयत बिगड़े नहीं? वही मैंने आपको जो बताया कि एक स्प्रे आता है नेज़ल स्प्रे, वो हम जिनको रेगुलरली एपिलेप्सी आती है या जो एपिलेप्टिक होते हैं उनको हम वो स्प्रे रखने के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन जिसको फर्स्ट टाइम एपिलेप्सी आया, या आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, मार्केट गए, घर गए या थिएटर में गए, मॉल में गए, वहाँ किसी को देखा तो किसी के पास वो स्प्रे नहीं होगा, तो द लीस्ट यू कैन डू इज़ पुट हिम इन ए लाइंग डाउन पोजीशन, करवट पे सुलाइए और उसके कपड़े थोड़े ढीले कर दीजिए, एटलीस्ट शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोल के, और करवट पे सुला दीजिए और 108 को फ़ोन करके तुरंत हॉस्पिटल उसको रवाना करिए। इसी से 2 मिनट सर, मतलब अगर किसी को 5, 7, 10 मिनट आता है तो वो मेडिकल कंडीशन के अंदर में वो कितना सीरियस है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि वो? बिल्कुल ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए, उसको रुकना है ही नहीं आपको, क्योंकि दोबारा कब आए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मेडिसिन और एपिलेप्टिक्स में हम एक बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ, तो एपिलेप्सी में ये भी देखा गया है कि सडनली हार्ट बंद हो जाता है। सो डोंट वेट, कॉल 108, टेक हिम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड उसका एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो जाए फिर आप घर लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे को महीने भर से जैसे चक्कर आ रहे हैं और इम्बैलेंस जैसा लगता है, तो क्या मुझे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बिल्कुल चाहिए? दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। हेलो सर, मैं एवियन पेशेंट हूँ, वो भी एवियन।
वो भी ब्लड सर्कुलेशंस की वजह से होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है आपके यहाँ? एवीएम का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। एवीएम का ट्रीटमेंट सर्जरी से भी हो सकता है और एवीएम का ट्रीटमेंट एम्बोलाइजेशन से भी हो सकता है। आप कॉम्पिटेंट डॉक्टर को बता के और एवीएम आपका किस टाइप का है उस हिसाब से देख के ही आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जा सकता है। पर ट्रीटमेंट उपलब्ध है और दोनों का ही ट्रीटमेंट सूरत में होता है, कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जन दोनों की टीम मिला के इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। सर मेरी वाइफ को हेलो, मेरी वाइफ को 12 महीने पहले ब्रेन इंजरी हुई थी और 19 डेज वो कोमा में रही थी। अभी 1 साल से घर में है। उसको अभी स्ट्रोक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जर्क आए लगता है, तो जर्क की कुछ मेडिसिन है सर? जर्क्स एपिलेप्सी से भी आ सकते हैं, जर्क ब्रेन के दूसरे कंडीशन से भी आ सकते हैं। एपिलेप्सी नहीं है वो, हाँ, तो ब्रेन में जो इंजरी हुआ है इससे वो अभी से ही हाँ, चालू तो है। उसके लिए जो आपके कंसल्टिंग न्यूरोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोसर्जन है जिन्होंने ब्रेन इंजरी ट्रीट करी है, उनको ये सिम्टम बता के उसके रिलेवेंट मेडिकेशंस लिखवाइए, क्लिनिकल एग्जामिन करवा के लिखवाइए। सर आप ही आए थे महावीर हॉस्पिटल में। अच्छा, आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर। वापस मुझे याद नहीं है, वापस मुलाकात कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सेमिनार मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस सेमिनार में ये तो बता दिया गया कि भाई क्या लक्षण होते हैं होने से पहले शख्स, लेकिन जिनको हो चुका और जो अभी इस दौर से चल रहे हैं उनको विशेष क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बताना जरूरी है सर, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके लिए सॉरी अगर ऐसा मैं गलत पूछा तो। आपको जिनको स्ट्रोक हो चुका उनके मैंने लक्षण बताए, दवाइयाँ नियमित लेना मैंने बताया था ना, सारे डॉक्टर। नहीं, विशेष अब क्या विशेष उनको सावधानियाँ रखनी चाहिए? रिहैबिलिटेशन, बढ़िया वाले रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी सेंटर में जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि स्ट्रोक का मेडिसिन का समय निकल गया है, मेडिसिन के इफेक्ट का समय निकल गया जो अर्जेंट मेडिसिन देते हैं। स्ट्रोक हो गया, अब हो गए वाले स्ट्रोक को वापस कैसे पेशेंट को खड़ा किया जाए, उसका उसमें सबसे बड़ा रोल होता है रिहैबिलिटेशन का। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉम्पिटेंट एक्सरसाइजेस विथ गुड इंस्ट्रूमेंट्स, वो रोल ज़्यादा है। फूड्स में भी कोई बदलाव लेना चाहिए खाने में? लास्ट क्वेश्चन, उसके पहले एक आपकी जानकारी के लिए दे दूं। मुझसे लोग बोलते हैं हाँ मैंने उस व्यक्ति को बता दिया जिसको प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं जिनको समझो न्यूरोलॉजी का सेमिनार है, न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम तो वो तो कोई डॉक्टर के जा रहा है, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो अपने डॉक्टर के जा रहा है। जिस परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके यहाँ सब स्वस्थ हैं, उन लोगों को आके सिम्टम समझना है, वो तो कंसल्टेंट कर रहे हैं। तो कृपया इस सेमिनार को स्वस्थ लोग जरूर आएं, यंगस्टर्स जरूर आएं, जिसमें कि वो उस बीमारी को घर में पकड़ सकें और उनके बड़े बुजुर्ग भाई बंधु का इलाज कर सकें। और हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है तो हम सिर्फ अवेयरनेस देते हैं। इन प्रोग्राम के माध्यम से अभी हमारा टाइम आउट हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, ब्लड में स्लॉट क्यों होता है? ब्लड में स्लॉट क्यों होता है? ब्लड में क्लॉटिंग, जो कई बीमारियां होती हैं जिनमें खून गाढ़ा होता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, खून की नलियां संकड़ी हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड में एक केमिकल होता है होमोसिस्टीन बोलते हैं, उसका लेवल हाई होने से, तो मल्टीपल रीजंस होते हैं क्लॉटिंग होने के। तो वो क्लॉटिंग का रीज़न भी हमको ढूंढना पड़ता है। मेजॉरिटी केसेस में तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है, सो उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन एंड वी स्टॉप विद दैट। हेलो सर, स्टैमरिंग का सर इससे कोई रिलेटेड है क्या सर? स्टैमरिंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। सर स्ट्रोक के बाद नहीं बोल रहा हूँ, जैसे स्टैमरिंग जिससे कोई स्ट्रोक करता के हो। बाद, हाँ, स्ट्रोक की वजह से अगर आपकी आवाज़ बंद हो गई है, तो वो जब आवाज़ खुलती है धीमे धीमे, तो शुरुआत थोड़ी स्टैमरिंग से होती है और स्पीच थेरेपी से उसको धीमे 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 सुधारा जा सकता है। सर नॉर्मल स्टैमरिंग जो होती है उसके लिए पूछा सर, समझो कोई गाना गा रहा हो तो स्टैमरिंग नहीं होगी, एंड अनलेस ऐसे स्टैमरिंग होती है। ये आप स्ट्रोक के पहले की बात कर रहे हैं या स्ट्रोक के बाद की बात कर रहे हैं? नॉर्मली पूछ रहा हूँ सर। नॉर्मली स्टैमरिंग स्ट्रोक से रिलेटेड नहीं होती, वो डिफरेंट कारण होता है उसका। थैंक यू सर। याद शक्ति जाने का इससे कोई रिलेटेशन है? स्ट्रोक से याद शक्ति कम हो सकती है। यस। तो डिपेंड करता है कौन से एरिया में स्ट्रोक हुआ है, और मेमोरी सर्किट्स अगर आपके डैमेज हो गए तो याद शक्ति जा सकती है। हाँ, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दिया है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आज से 1 वीक पहले मेरे एक दोस्त को ऑफिस में ही उसको 2 दिखने लगे थे, बट वो समझ नहीं पाया था। वो आंख वाले के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने फिर न्यूरो के पास भेजा, MRI हुआ, कुछ नहीं निकला, लेकिन एक B12 की कमी बताई गई जो उसकी इलाज की गई। क्या ये B12 की कमी है या B12 की कमी से अचानक डबल नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे होगा। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया स्ट्रोक का सिम्टम होता है वो अचानक आता है। MRI में नहीं दिखा था।
MRI इज़ नॉट 100% श्योर। MRI उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वो हर क्लॉट को पकड़ ले। हमारे यहाँ शहर में मैक्सिमम MRI 1.5 और 3 टेस्ला वाले हैं, लेकिन अभी 14-21 टेस्ला तक के MRI रिसर्च सेंटर्स में आ गए हैं, तो वो क्लॉट्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भी अभी 100% एक्यूरेसी तक नहीं पहुंचे। सो इट इज़ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट। धन्यवाद सर। ट्रांजिएंट, हाँ उनमें भी हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, कुछ बार जो साइलेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे स्ट्रोक नहीं होता है, वहाँ पे अगर क्लॉट हो तो सिम्टम नहीं आता, लेकिन एलोक्वेंट एरियाज़ में अगर क्लॉट हो तो उसका सिम्टम तुरंत आ जाता है। उसके लिए सर्च फॉर द कॉज ऑफ TIA, तुरंत ब्रेन की एंजियोग्राफी कराइए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रिस्क फैक्टर्स को ढूंढिए और उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत आभार। कृपया अगले इस प्रोग्राम के लिए फिर तैयार रहें, कैंसर के ऊपर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, और कृपया समय से आएँ, समय से जाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।